हेलो एंड वेलकम। मैं अनूप मौर्य आज फ्रैंकली स्पीकिंग विद अनूप मौर्य के एपिसोड 5 में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं 2008 बैच के आईएफएस श्री दिलराज प्रभाकर और उनकी पत्नी आईसीएएस के ऑफिसर 2012 बैच की श्रीमती विमला नवरिया। आज 5वां एपिसोड है और हम लोग पहली बार दो गेस्ट के साथ में एक साथ आए हैं। हमारी रिसर्च टीम ने पाया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम ना सिर्फ किसी एक ऑफिसर को फीचर करें आज के समय, मगर ये इम्पोर्टेंट है कि ये भी जाने कि कैसे आपस में तालमेल बिठाते हैं दो लोग जब जब दो लोग एक साथ में ऑल इंडिया सर्विस में काम करते हैं। और जो हिस्ट्री मुझे हमें समझ में आई हमारी टीम को जब हमने बात किया दोनों लोगों से अलग अलग और रिसर्च किया उनके बैकग्राउंड पे, तो हमें लगा काफ़ी कुछ सीखने का हम इन दोनों के पास में है जो हमारी ऑडियंस को पसंद आएगा। तो दोबारा बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मुझे लगता है सबसे पहला सवाल जो ये है, मैं सर वेलकम, मैडम वेलकम आप दोनों को। थैंक यू समय निकालने के लिए। वीकेंड का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जब आदमी फैमिली के साथ में रहता है, आप लोग अपने छोटे छोटे सन और डॉटर को छोड़ करके हमारे साथ हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, मैं इस समय लखनऊ के बीएनए ऑफिस से बात कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है और मिस्टर प्रभाकर और मिसेस नवरिया इस समय छत्तीसगढ़ से हैं। तो सर, छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ थे और अभी छत्तीसगढ़ में आप पोस्टेड हैं 3 दिन से, तो कल पर्यावरण दिवस था और आप वनाधिकारी हैं, तो पर्यावरण दिवस पे छत्तीसगढ़ क्या कर रहा है मुझे बताइए आप सबसे पहले। कल पर्यावरण दिवस पे 5 जून को छत्तीसगढ़ राज्य के अलग अलग जिलों में प्लांटेशन का कार्यक्रम हुआ। इसके अलावा वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी और माननीय जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों में प्लांटेशन का काम किया और साथ ही लोगों में हमने अवेयरनेस लाई कि भाई आने वाले वर्षा ऋतु में इस बार हम लोगों को बहुत मैसिव प्लांटेशन करना है और प्लांटेशन ही नहीं करना है, हमको उस लगाए हुए पौधे को बचाना भी है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ये मैंने पढ़ा राम वन गमन पथ के बारे में। तो जो तमाम साथी हमारे देख रहे हैं जो इस बात में विश्वास करते हैं कि रामायण एक मिथ है, और अगर वो जान पाए आपके मुंह से कि आप लोग क्या योजना बना रहे हैं उस पथ पर जहां से राम जी निकले थे, और वहां पर क्या जो है कितने किलोमीटर में किस तरह की पौधरोपण की योजना है आपकी, संक्षिप्त में। जैसा कि हम लोग रामायण में देखे हैं और पढ़े हैं कि अयोध्या से निकल के वनवास के समय राम लक्ष्मण और सीता साउथ की तरफ पंचवटी की तरफ आगे बढ़े थे, तो वो दंडकारण्य से होते हुए नीचे की तरफ आए। तो मैक्सिमम जो एरिया है दंडकारण्य का, ये छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है और इसमें जगह जगह जो रास्ते में राम लक्ष्मण सीता के पद चिन्ह, ऐसा यहाँ की मान्यता है। तो उसी पूरे रास्ते को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। लगभग 1300 किलोमीटर लंबा ये टोटल रास्ता है। इस पूरे रास्ते पर दोनों तरफ 3 रो में आने वाले इस वर्षा ऋतु में और आने वाले वर्षों में लगभग 4 लाख पौधों का प्लांटेशन किया जाएगा और इस कार्य को राम वन गमन पथ वृक्षारोपण नाम दिया गया है। जी जी जी। तो मैम, मैं आपसे आपके पास आना चाहता हूँ अभी। थोड़ा सा मुझे बताइए, जो सबसे सबसे ऑब्वियस सवाल दिमाग में मेरे आता है इससे पहले कि मैं कोई फॉर्मेलिटी करूँ, कि ये जो है जो ऑल इंडिया सर्विसेज बहुत ही बिजी मानी जाती हैं, इनके साथ में कैसे मैनेज कर पाते हैं हम जो है कैरियर और रिश्ते दोनों को। क्या अनुभव आपका रहा है? देखिए, नो डाउट जो हम लोगों को फल मिलता है, जो भी हम काम करते हैं वो टाइम टेकिंग है। वेदर इट इज़ फील्ड ऑफिस और आपका जो टेबल ऑफिस है, दोनों में टाइम टेकिंग है। आपको टाइम देना ही पड़ेगा, लेकिन वही है, मैनेज तो करना ही है। हमें 24 घंटे में से निकालना ही पड़ेगा जितना भी टाइम है। तो और अगर हम चाहें तो हो जाता है मैनेज, क्योंकि 24 घंटे हैं। ऑफिस आवर्स मान लीजिए 10 आवर्स है या 12 आवर्स है, 14 आवर्स है, उसके बाद भी 10 घंटे 12 घंटे बचते हैं, तो इजीली निकल जाते हैं। जैसे चाय की चुस्कियों के साथ गपशप कर सकते हैं, लंच के टाइम पे कर सकते हैं,
और बच्चों के साथ जब बैठे हैं तो कर सकते हैं, तो निकालने वाले, जैसा कि मैं भी करती हूँ, मैं जनरली इन्हीं 3-4 जगह पे अपना टाइम है उनको मैं सेव करती हूँ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। तो खाना खाते टाइम कुछ और टीवी शो देख रहे हैं तब, तो ऐसे हम मैनेज कर लेते हैं, हो जाता है। अभी हमारी पेज पे करीबन 24 लोग हमें देख रहे हैं और अलग-अलग पेज से मिला के 65 लोग देख रहे हैं। साथियों, अगर आपको लगता है कि ये किसी को काम आता है तो आप लोग इसे अपने-अपने पेज पर शेयर कर दीजिए सबके साथ में, और जिससे कि और लोग इस बात को समझ पाएँ। अब हम बहुत महत्वपूर्ण सवालों पर आगे बढ़ेंगे। मैम, मैं आपसे चाहता हूँ पूछना कि जो हमारी रिसर्च टीम ने मुझे बताया कि आपका जो शुरू की यात्रा रही है, उसको देख के नहीं कह सकते थे कि आप यहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर आज हैं। और मेरे साथ बहुत सारे साथी ऐसे काम करते हैं, और मैं खुद ग्रामीण परिवेश से एक गरीब घर से आया हूँ, और मैंने एज़्यूम नहीं किया था, इमेजिन नहीं किया था कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पहुँचूँगा। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप जब शुरुआती दौर में, जब आप बचपन में थी, तो क्या आप सोचती थी कि आपके साथ ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या जो है आस-पास के लोग सोच रहे थे? क्या वहाँ का जो है परिस्थिति क्या थी? वहाँ पे कैसा सपोर्ट सिस्टम था? क्या दिक्कतें थी? क्या फ़ायदे थी? क्या 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 जो है वातावरण था, जिससे कि हमारे को फ़ायदा मिलेगा? अनूप, मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं एक राजस्थान के जयपुर जिले के गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ। और राजस्थान में लड़कियों को प्रैक्टिकली गाँव में भी मतलब जब छोटी थी तब इतना प्रमोट नहीं किया जाता था। मेरा जो बर्थ है मेरे फादर की डेथ के 3 महीने बाद हुआ था, तो और मैं चौथी हूँ अपनी भाई-बहनों में, 4th मतलब बिटिया। तो मेरी मम्मी के पास इतना रिसोर्सेज थे नहीं कि वो हम चारों को एक साथ पाल-पोस के बड़ा कर सके। तो ननिहाल में मैं पली-बड़ी हूँ, और पढ़ाई का ऐसा कुछ बहुत ऐसा था नहीं कि बच्चियों को पढ़ाया जाए या आगे बढ़ाया जाए। वजह इसकी एक ये भी है कि आई एम स्पेशली एबल्ड। मुझे जब मैं 1 साल की थी तब मुझे पोलियो हो गया था। तो घरवालों का यही सोचना था कि बस इतना पढ़ ले कि अपना कागज़ पढ़ ले, अपना काम चला ले, बाकी ज़्यादा पढ़ेगी-लिखेगी तो उसके लिए हम मैच जो होगा वो ढूँढने में हमें परेशानी होगी। तो यही सबकी मानसिकता थी, और मेरा 5वीं के बाद ये था कि मैं नहीं पढ़ूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि लड़की है तो लड़की को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। पर शायद किस्मत को कुछ और मंज़ूर था, और मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो हर साल मैं अपने घरवालों से कहती थी कि बस मुझे 1 साल और पढ़ने दीजिए, और अगर मैं इसमें रिज़ल्ट अच्छा नहीं लाती तो आप मुझे अगले साल मत पढ़ने दीजिए। तो आई एम लकी इनफ कि आज मैं अपनी पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा पढ़ी-लिखी हूँ। आई एम एमए इन हिस्ट्री एंड एलएलबी आल्सो। सो पढ़ाई के साथ-साथ अगर कहा जाए कि तैयारी का, तो नो डाउट हाँ, मतलब ये जो रास्ता था, सफ़र था, आसान नहीं था। बहुत मुश्किलें थी। आज मैं जहाँ बैठी हूँ मैं उस बात को इस तरीके से कह सकती हूँ कि एक जो ग्लेशियर है जो हमें दिखता है, उससे 3 गुना उसकी हाइट नीचे रहती है, जिसका किसी को पता भी नहीं होता कि वो कितना गहरा है। तो सेम हम जो आज देख रहे हैं और जो पीछे हैं, तो मेरा पीछे जो ग्लेशियर है 3/4 है, वो काफ़ी चुनौतियों भरा रहा है और आसान नहीं रहा है। लेकिन एक डायलॉग है ओम शांति ओम मूवी का, जिसमें कहा गया है कि अगर आप कहते हैं ना कि पूरे दिलो जान से किसी को चाहेंगे तो पूरी कायनात उसको मिलाने में आपके साथ हो जाती है। तो मेरे साथ भी रहा। मेरी किस्मती, मतलब खुशकिस्मती कहेंगे कि मुझे अपने स्कूल में और अपने जो भी स्टडी लाइफ है उसमें मुझे अपने फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले, जिसमें मैं कुछ का जिक्र करना चाहूँगी कि जब मैं स्कूल कर रही थी तब मेरी एक फ्रेंड थी फरजाना और एकता। उन्होंने मुझे मेंटली और इमोशनली बहुत सपोर्ट किया। एंड कॉलेज में राधा थी, और उसके बाद जब मेरा पीजी स्टार्ट हुआ तब से मेरी सिस्टर भी कह लीजिए, फ्रेंड भी कह लीजिए, ऑल इन वन, मतलब जो है राज। आई थिंक इसके बिना मेरा स्ट्रगल इतना, मतलब कहते हैं ना कि राम के हर काम को सुधारने के लिए हनुमान जी थे, तो मेरे बाधाओं को दूर करने में कहीं ना कहीं राज का योगदान रहा है। तो वो थी, और लकी मतलब बाय गॉड ग्रेस और बाकी सब लोगों की से मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आरएस में ही एग्जाम क्लियर करके रैंक बनाई और जॉब पाई। हालांकि लोगों का ये भी कहना था, ये भी मानना था कि
being physically disabled, I am not able to clear civil services. लोग मुझे आके बोलते थे कि आप अपने आप को देखो, आप तो बस छोटा-मोटा जॉब मिल जाए, वही बहुत है, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आरएस जैसे एग्ज़ाम में तो आप अपीयर हो ही नहीं सकते। लेकिन मेरा बचपन से हमेशा ये रहा है ना कि मुझे आई एक्सेप्ट चैलेंजेस, अच्छा लगता है मुझे चैलेंजेस को करना कि आपने मुझे कहा है कि आप मैं ये नहीं कर सकती हूँ, तो मैं अपनी कोशिश तो करूँगी, मैं कोशिश से पहले हार नहीं मानूँगी। तो वो ही रहा और फ्रेंड्स के और फिर आगे चल के मुझे एक ऐसे फ्रेंड भी मिले जो आपके सामने बैठे हैं, मेरे लाइफ पार्टनर हैं, दिलराज जी। तो स्टार्टिंग में ही वाज़ माय वेरी गुड फ्रेंड और ही आल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट। मेरा जो आज मैं जिस पद पे हूँ, उसकी तैयारी में इन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया है और मुझे गाइड किया है एंड तो आती है चुनौतियाँ, परेशानियाँ आती हैं बट हमें थक के नहीं बैठना चाहिए क्योंकि कोई भी राह आसान नहीं होती है। जब तक सोना दबता नहीं है वो कुंदन नहीं बनता। तो कुंदन बनने के लिए अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें खुद को तपाना पड़ता है, अपना एक फोकस रखना पड़ता है। बहुत मुश्किलें थी, घर वालों का सपोर्ट नहीं था कि और इमोशनली नहीं मतलब फाइनेंशियल भी काफ़ी सारे इश्यूज थे। मैं अपनी पर्सनल कोचिंग्स करके या कहीं से इधर-उधर करके अपनी जो पढ़ाई है उसको मैनेज किया करती थी। तो वो दिन काफ़ी टफ थे बट एंड इज़ वेल दैट ऑल इज़ वेल। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने सारी समस्याओं को पार किया और आज यहाँ पर हमारे सामने बैठी हुई हैं और बहुत गर्व की बात है साथियों। मैं बताऊँ कि 2008 में आईएफएस बनने के पहले दिलराज जी जो है असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे थे, जो कि अपने आप पे ग्रेड ए की सर्विस है सरकार की, जो जिसमें सारे टॉक्स होते हैं और उसमें कोई प्रेशर नहीं कि आपको आगे बढ़ना है, कुछ और करना है। मैम ने भी आरएस में कर रखा था बिफोर सी बिकेम ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर। तो ये इतना एक पहुंचने के बाद में भी जो होता है दिल में होप कि मुझे अपने बेस्ट पोटेंशियल टैप करना है। आई थिंक इस बात को लेके काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ मैं और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस बात को समझें और अपनी लाइफ में इससे लाइक नो उसको लगा के देखें। मतलब मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी कहाँ पे हमें बैरियर्स को तोड़ने हैं और स्टेटस को नहीं एक्सेप्ट करना है। आपने मैम बहुत बढ़िया जो है ओम शांति ओम के एक डायलॉग की बात की कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से पाने की कोशिश करेंगे, सारी कायनात दिल से उसको मिलाने में लग जाएगी आपसे। जी। लेकिन जो मेरा अनुभव है, खासकर जब यूपी की बात हो, तो कायनात अगर लग भी जाए आपको अपने दोस्त मिलाने में, तो भी जो पेरेंट्स होते हैं बहुत बड़े विलेन होते हैं। वेरी ट्रू। तो जो ये साथी आपके मिले, आपने कहा आपके उस साथी के बाद में जिसने आपकी हेल्प किया प्रिपरेशन करने में, दिलराज जी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो पिताजी थे दिलराज जी के, उन्होंने विलेन का रोल नहीं अदा किया जो मूवी में देखते हैं हम लोग? नहीं, मैं मतलब कुछ मामलों में मैं कहूँगी कि आई एम लकी कि मुझे मतलब दोस्त अच्छे मिले। तो इनके फादर से जब मैं मिली थी तो आई नेवर थॉट कि ही विल बी माय पार्टनर और इनके पापा से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई डे 1 ही। मतलब डे 1 जब हम मिल रहे थे, बात कर रहे थे तो लगा नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ, पहली बार बात कर रही हूँ। फिर हमने नंबर एक्सचेंज किए और काफ़ी हम बात किया करते थे। तो आज जो हम साथ हैं वो कहीं न कहीं पापा की वजह से ही है, दिलराज जी के पापा की वजह से। क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा मैं आपके और दिलराज के बारे में ऐसा सोच रहा हूँ, आपका क्या कहना है? तो मतलब हमने ये सोचा नहीं और उन्होंने हमारे लिए सोचा ऐसा, तो वो विलन कहीं पे भी नहीं रहे, नॉट एट ऑल। कल मुझे कोई कह रहा था कि नवोदय विद्यालय के पढ़े लड़के जो है शाय होते हैं और लड़कियों से बात नहीं कर पाते। तो क्या दिलराज जी पापा ने कह दिया आप नहीं कह पाए भाभी से? इसके लिए ये बात इस तरह थी कि ये अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए यूपीएससी का दिल्ली आए हुए थे। तो किसी काम से मैं नीचे गया हुआ था और पापा जी जो है मेरी एब्सेंस में कमरे पे पहुंच गए। तो इनका मॉक इंटरव्यू हम लोगों को लेना था, तो ये पहले आके बैठी हुई थी वहाँ पे। तो पापा जी ने जब देखा मेरे कमरे में कि अरे ये कौन लड़की है करके, तो उसके बाद इन दोनों की बात शुरू हो गई। तो जब तक मैं आया तब तक ये दोनों काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। और उसके पहले क्या था कि हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे और बाकी जो हमारा फ्रेंड सर्कल है तो उसमें एक कॉमन फ्रेंड के तौर पे ही हम इनको लेते थे। तो लेकिन जब पापा जी ने इनसे बात कर ली तो उसी रात पापा जी जो है रात को खाना खाने के बाद मेरे से पूछे कि भाई
इनके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि आपके लिए तो हम लोग सोच ही रहे हैं कि अब टाइम है कि अब शादी हो जाए। तो मैं इनसे बात किया हूँ और इतनी बढ़िया लड़की जो है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मिल पाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं वो भी इंटरेस्टेड हैं अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए। लेकिन मेरा जो मतलब इनको लेके पिछले आधे घंटे में बातचीत रही है, ऐसा लगता है कि ये वो लड़की है जो आपके साथ पूरी लाइफ आपके साथ चलेगी। आप यदि कमजोर पड़ोगे तो ये लड़की आपको जो है आगे बढ़ के सहारा देगी। तो ऐसे करके मतलब उस दिन के बाद से मुझे लगा कि नहीं, पापा जो है एकदम सही बोल रहे हैं। क्योंकि मेरी लाइफ की ऐसी कई चीजें हैं, जैसे नवोदय के एंट्रेंस के लिए तैयारी, उसके बाद नवोदय में आना, या नवोदय के बाद फिर सिविल सर्विसेज के लिए, स्पेशली आईएफएस के लिए तैयारी। तो इन सब के पीछे मेरे फादर का विजन था और उनका मोटिवेशन था। तो तब मेरे को लगा कि जब उन्होंने ये बात करी कि नहीं, मतलब तुम सही सोच रहे हैं वो, और फिर मैं हमारी जो फ्रेंडशिप थी और इनके बारे में मैं उस दिन से जो है सोचना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, शी इज द बेस्ट, नो अदर एल्स। आपको लगने के बाद में कि आपने इनिशिएटिव लिया, मतलब काम बात को आगे बढ़ाने के लिए? जब इन लोगों की बात हुई तो उसके बाद इनका इंटरव्यू था, और हमारे आईएफएस का तो रिजल्ट उसके कुछ दिन पहले ही आ गया था। तो ये हो गया था कि भाई मैं तो सिलेक्टेड हूँ। तो पापा को ये था कि ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, तो हम लोगों का कैडर क्या हो सकता है, कैसे साथ रहेंगे। तो वो बोले कि थोड़ा इनके उसका वेट कर लेते हैं और आपके कैडर का वेट कर लेते हैं। तो उससे जो है आगे दोनों साथ रहोगे, इसमें मतलब अच्छे जीवन के लिए दोनों के लिए आसानी रहेगी। तो जब ये सारी बातें होंगी तो उसके बाद फिर मेरे को लगने लगा कि नहीं, अब मतलब थोड़ा थोड़ा हमको बात शुरू करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन इनका रिजल्ट आया, तो मतलब रिजल्ट आते ही मुझसे ज्यादा एक्साइटेड इनके रिजल्ट को लेकर मेरे फादर थे। तो वो सुबह से ही पीछे लगे हुए थे कि सुना है आज रिजल्ट आने वाला है, देख के आओ देख के आओ। तो उन्होंने मेरे को रात में 9 बजे यूपीएससी दौड़ा दिया कि आप जाओ यूपीएससी में जो बोर्ड का रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है वहां से देख के मेरे को बताओ। तो फिर मैं वहां पे गया, और आज भी मेरे को वो दिन याद है कि इतनी भीड़ थी वहां पे कि मुझे इनका रिजल्ट देखने के लिए एक वहां पे बाइक खड़ी थी, उस बाइक पे खड़े होकर मैंने फिर सामने बोर्ड पे इनका वो रिजल्ट देखा। फिर वहीं से नीचे उतरते ही मैंने उनको कॉल किया कि इनका सिलेक्शन हो गया है। तो उसके बाद फिर जो मेरे फादर थे, है ना, उन्होंने जो है फिर मेरे को जो है बोला कि चलो भाई अब जो है मतलब ऐसा रिजल्ट महत्वपूर्ण नहीं था, लड़की ज्यादा महत्वपूर्ण थी। लेकिन हम थोड़ा रिजल्ट को लेके ये सोच रहे थे कि आप दोनों एक साथ रह सको अभी जो है। तो चलो अपन लोग जो है फिर बात आगे बढ़ाते हैं। ऐसे करके हम लोगों की धीरे धीरे बात शुरू हुई। इसी दौरान क्या हुआ कि फिर ये हुआ कि चलो घर वालों से मुलाकात कर लेते हैं, है ना। तो हमारे फादर हम इनके घर वालों से जैसे मिले, तो हम लोग ऐसे ही सोफा पे साथ में बैठे हुए थे। तो आप लोग जानते ही हैं जब ओके ओके। शायद आपकी स्क्रीन फ्रीज हो रही है, बट मैं सवाल पूछूंगा, मे बी समय के साथ में ठीक हो जाएगी। जब तक सबका ठीक होता है आवाज, तब तक इनका इंटरनेट, तब तक मैं मैम से बात करूंगा। मैम जो है शुरुआती टाइम के बाद में जब आपने प्रिपरेशन की फेज में एंट्री किया, और आज जब आप अपनी जगह पर हैं जहाँ पे एकदम मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का पूरा फिनांस डेवलप आप मैनेज करती हैं, और साथ में मध्य प्रदेश का चार्ज आपके पास में है, तो इन दोनों जगहों पे इतना बड़ा जो है चीजों को करने में जो जो मौका है, जो जो बड़ा एक पद है, जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आपने जो आपका जो स्पेसिफिकली डिसेबल्ड आपकी स्टेटस है, आप जो है आपको पोलियो की थोड़ी समस्या है, तो इसको लेकर के क्या आप समाज में कोई टैबू आप फील करती हैं, फेस करती हैं, और क्या बड़े पदों पे आने के बाद में उसमें उसमें आपने बदलाव देखा है? देखिए अनूप, नो डाउट सिलेक्शन से पहले ये सब चीज़ें मैंने फेस करी हैं और बहुत करीब से करी हैं, और अपने मतलब कह लीजिए कि कुछ ऐसे मतलब बातें भी मैंने सुनी है कि जो फैमिली वालों ने बोली है, जानकार ने बोली है, सब ने बोली है।
तो नो डाउट मतलब सिलेक्शन से पहले इट वाज वेरी टफ, मतलब बहुत टाइम ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाया करती थी कि डोंट नो मैंने जो स्टेप लिया है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, क्या होगा, क्योंकि आप सबसे खिलाफ होके कुछ कर रहे होते हैं तो आपको ये होता है कि अगर आप सफल नहीं हुए तो क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल बहुत करीब से महसूस करी है, और बीइंग लड़की ज़्यादा महसूस कराई जाती है हमारे समाज में। घर वाले बोल देते हैं, मैंने जैसा कि बताया आपको कि मैं 4th नंबर का चाइल्ड थी, तो 3 मुझसे बड़े हैं, तो 4th का अनवांटेड वाला भी हो जाता है, और बीइंग मतलब गर्ल इतना अच्छा नहीं समझा जाता था, तो सब कुछ था। बट आफ्टर सिलेक्शन ये सब चीजें रिकवर हुई, और मैंने धीरे धीरे सब कुछ रिकवर किया। और स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा कहीं मुझे महसूस कराया गया कि नहीं, यू आर नॉट फिजिकली फुली फिट, तो यू यू कांट हैंडल ऑल दिस थिंग, बट इन यूपीएससी नो, देयर इज नॉट सच अ डिस्क्रिमिनेशन, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप को कोई काम दिया जाता है और आप उसे करते हैं तो नॉट एट ऑल, ये मतलब यूपीएससी में नहीं है। मैंने पर्सनली महसूस नहीं किया है कि ऐसा कुछ है। सिलेक्शन से पहले तो 101% मुझे मतलब मैंने वो लाइफ जी है, जो टेबल वाली आप जो बात कर रहे हैं वो लाइफ मैंने जी है। कहते हैं ना कि मकड़ा प्रवृत्ति कि आप ऊपर क्यों चढ़ रहे हैं, हम आपको नीचे उतार लेते हैं। तो वो 101% वाले ये लोग थे, तो उतारा भी बहुत लोगों ने काफी की नहीं, प्रोग्रेस क्यों है, हम थोड़ा सा इसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, इस टाइप का सब तरीके का रहा है। बट आफ्टर सिलेक्शन नहीं, ऐसा नहीं था बिल्कुल। क्योंकि आप अपना जो भी काम है वो अपने दिमाग से कर रहे हैं, आपको एक टीम मिली है, उस टीम को आप को जीतना है, उनका विश्वास जीतना है, और इस टीम के थ्रू आपको अपना काम करवाना है। तो टीम का जब कहते हैं ना कि सक्सेस है तो पूरी टीम है, और जब काम की असफलता है तो ऑफिसर की है। अगर ये भावना आप में रखेंगे आप, तो आपकी टीम आपके साथ रहेगी। राम लकी ना कि मेरी टीम रहती है मेरे साथ, काम करती है, खुश होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीलांश सर, थोड़ा सा मुझे बताइए कि जब आप प्रारंभिक बैचेस में से एक हैं जो नवोदय विद्यालय में पढ़े थे, तो आपके बुलंदशहर में जहाँ से आपने पढ़ाई की है वहाँ पे स्कूल की एंट्री के पहले क्या हाल था आपके यहाँ पर, और जाने के बाद में क्या था वहाँ पर, क्या बदलाव आया आपके स्कूल में, और उस बदलाव का, उस एकेडमिक क्वालिटी का जो जेएलबी ने आपको दिया, आपके आज के उसमें क्या फर्क है, क्या उससे कुछ आपको बढ़ोतरी महसूस हुई आपकी प्रोग्रेस में? जब हम लोग 6ठी क्लास में नवोदय विद्यालय में गए तो एकदम कुछ भी नहीं था, एक ग्रामीण परिवेश से थे, कुछ पता ही नहीं था क्या करना है। लेकिन जब हम नवोदय विद्यालय के अंदर रहे, वहाँ पे हमको 3 लैंग्वेजेस, सारी कल्चरल एक्टिविटीज़, सारे स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और हमारे जो सीनियर से लेके जूनियर तक लगभग 550 से 600 साथी लोग वहाँ पे रहते हैं। ना उसमें कोई धर्म का चक्कर, ना जाति का चक्कर, ना कोई बैकग्राउंड का चक्कर। सारे यूनिफॉर्म दिन डिसाइडेड रहते थे कि आज कौन सी ड्रेस पहनी जाएगी, और हमको सभी काम करने पड़ते थे। मैस भी देखना है, हॉस्टल भी देखना है, कपड़े खुद साफ करने हैं, आपको अपने हॉस्टल के रूम की साफ सफाई करनी है, ठीक है। उसी तरह एक मैनेजमेंट। तो इस पूरे पीरियड के बाद जब हम आगे रियल लाइफ में आए, हमने तैयारी करी। तैयारी के दौरान जो हमारा स्ट्रगल रहा, तो मुझे ये लगा कि जो सिस्टमेटिक डिसिप्लिन्ड चीज़ें हमने नवोदय विद्यालय के समय में पाई, वो हमारे काम रही। उसके बाद अब हम सर्विस में देखते हैं, मेरे को लगभग 12 साल होने जा रहा है सर्विस के अंदर एज एफएस ऑफिसर। तो मैं ये देखता हूँ कि कितनी सहजता से हम, कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल आए, अपने को कोई चैलेंज मिले, कोई टास्क मिले, तो बहुत ही सहजता से उसको हम हैंडल करते हैं। साथ ही उसकी कोई प्लानिंग करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे ये तो हम बचपन में ही सीखे हुए हैं, जो हमने वो 10 से 18 साल की एज के बीच सीखा है, वही आज हमको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। बस ये है कि वहाँ 500-600 लोगों के बीच में करते थे, और यहाँ हजारों लाखों लोगों के बीच में करते हैं। तो ऐसी जो टास्क है, मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, हमारे जितने भी नवोदय भाई बहन पिछले 27 सालों में नवोदय विद्यालय से निकले हैं,
आज की डेट में 645 नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत हैं। हम्म, सब मेरे ही जैसे हैं, हम्म, है ना। किसी को भी आप कोई भी टास्क दीजिए, मुझे लगता है कि जितने सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि वो जो स्ट्रगल था वो खुद डिसाइड करने का जो पीरियड रहता है 10 से 18 साल के बीच वाला, वो हम्म, हमसे नवोदय में सब करवाया गया, हमने वो चीज सीखी है ना। और एकदम कूल काम रहते हैं। मैं जितने भी नवोदय ऑफिसर से जैसे मिलता हूँ, तो मुझे कोई भी कभी पैनिक नहीं मिलता। एक बीच में इत्तेफाक रहा कि मेरे दो साथी और हैं, मेरे बैचमेट भी हैं, वो अ, नवोदय विद्यालय के पढ़े हुए हैं, तो उनसे भी यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में जैसे मुलाकात होती है, कभी उनके ऑफिस जाएं, तो वो एकदम कूल कॉन्फिडेंट काम, ऐसा लगता है कि मतलब इनको कोई भी टास्क क्यों नहीं देती जाए, हम्म, ये लोग बहुत सिस्टमेटिक उसको कर सकते हैं। तो हम्म, ऐसा मेरे मतलब नवोदय विद्यालय के बारे में विचार है हम्म, कि उस 7 साल के फील्ड में, उस कर्म भूमि पे जो हमको तपाकर इस देश के लिए तैयार किया जाता है हम्म, कि आप जाओ, गो टू सर्व, यही हमारा मोटो भी है। तो हम्म, बहुत अच्छा जो है, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, हम्म, अलग अलग फील्ड्स में मैं देखता हूँ कि नवोदय बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि 27 साल पहले हमारा बैच शुरू हुआ था, जो पास आउट हुआ पहला 93 में। जी, और जी, मुझे लगता है कि अगले 23 साल बाद, लगभग इन 50 साल के दरमियान, आने वाला समय देश में आपको विदेशों में भी ऐसा देखने को मिलेगा कि अगर लीडिंग पोजीशन पे देखें तो आपको वहाँ जरूर एक नवोदय हाथ खड़ा मिलेगा। हम्म, हम्म। आई होप ऐसा ही हो, और पूरी संभावना है, आप लोग जब हैं तो ये सब करके रहेंगे। लेकिन अभी तब में और अभी में जो एकेडमिक या फिर नॉन एकेडमिक एक्स्ट्रा करिकुलर ऑफरिंग्स नवोदय कैंपस में मिलती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, खाना हुआ, करिकुलर एक्टिविटीज हुई, एकेडमिक हुआ, टीचिंग क्वालिटी हुआ, काउंसलिंग हुआ, एकेडमिक वेलबींग हुआ, इन सब में क्या फर्क देखते हैं आप? उस समय जो स्टार्टिंग में नवोदय थे, जैसे हमारा नवोदय विद्यालय बुकलाना बुलंदशहर था, तो हम्म, स्टार्टिंग में रिसोर्सेज नहीं थे। हम टेंट हाउस रहते थे हमारे, जिसमें हमारी क्लासेस चलती थी, हम्म, और बड़ा डॉर्मेट्री रहता था, उसमें ऐसे ही डबल डेकर सिंगल बेड हम लोगों के रहते थे। हम्म, मैस भी बड़ा अव्यवस्थित रहता था, क्योंकि जगह की शॉर्टेज थी। और हमारा जो नवोदय विद्यालय कैंपस था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। ठीक लेकिन है। उसके बाद भी जो हमारे पहले 3 बैचेस थे, मैं थर्ड बैच का था, तो हमारे तीनों बैचेस के जो हमारे सीनियर भाई लोग थे, हमारे बैचमेट्स थे, उन्होंने उस पीरियड को बहुत मजा किया। उसके बाद जब हम लोग 7th 8th में आए, तो हम लोग अपना जो नया कैंपस हमारा बन गया था उसमें शिफ्ट हुए। हम्म, और धीरे धीरे वहाँ पे रहन सहन, बिल्डिंग्स, हॉस्टल, ये सब क्वालिटीज, हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ये सब हमारी बढ़ने लगी। हम्म, सर्विस में आने के बाद मेरी एक खास बात है कि मैं जिस भी जिला में पोस्टेड रहता हूँ, मैं हम्म, वहाँ के नवोदय विद्यालय में हम्म, सर्विस ज्वाइन करने के बाद सबसे पहली विजिट मेरी वहीं पर रहती है। तो वाह, वहाँ के मैं प्रिंसिपल सर से, टीचर्स से, बच्चों से, सबसे मैं मिलता हूँ। हम्म, उसके बाद फिर मेरा ये रहता है कि मैं एक इन लोगों से लिस्ट लेता हूँ कि एज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मैं इन लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ। हम्म, तो मैं वो सारी लिस्ट बना के उसको ले आता हूँ, हम्म, और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के आधार पे मैं प्रायोरिटी डिसाइड करके हम्म, फटाफट मैक्सिमम काम कराने की कोशिश करता हूँ। हम्म, और आज की डेट में जो मैं वहाँ देखता हूँ, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बन गई हैं, खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टूडेंट्स के पास और फैसिलिटीज हैं, इवन कंप्यूटर बहुत अच्छे आ गए हैं, आईटी की नॉलेज अच्छी है। और आज जो मतलब पकड़ जो देखते हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह समय बदल रहा है, उसके हिसाब से नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट बहुत तेजी से उसको कैच कर रहे हैं। हम्म, हम्म, हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये रिजल्ट बहुत हमारे बड़े हैं। हम्म, इवन और बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिसमें स्पोर्ट्स में हमारे मतलब आज के जो हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं नवोदय के अंदर, वो हम लोगों से जो है, मुझे लगता है कि ज्यादा जल्दी जल्दी चीजों को कैच करते हैं। हाँ, एक एक चीज मैं सभी अपने नवोदय बहनों और भाइयों को बताना चाहूंगा कि हम्म, जो हमारे शुरुआत के बैच रहते थे, हम्म, है ना, उसमें हमारे पास रिसोर्सेज की लिमिटेशन जरूर थी, ओके, लेकिन प्यार, संबंध, और एक दूसरे के प्रति सम्मान, हम्म, कनेक्टिविटी, हम्म, मतलब वो इतनी इतनी जबरदस्त थी कि मतलब नवोदय छोड़े हुए इतने साल गुजर गए, लेकिन हम्म, आज भी हमारे मैक्सिमम बैचमेट्स हमारे टच में हैं, हमारे सीनियर्स हमारे टच में हैं। और अरे, हम कहीं भी चले जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन जो हमारे सीनियर भाई थे, हमारी बहनें थी,
वो आज भी जब कॉल करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अरे यार, अपने अपने बड़े भाई का फोन आ गया है, अपनी सिस्टर का फोन आ गया है ना। हाँ। ये बॉन्डिंग आज भी हमको महसूस होती है। अभी जो नए बैचेज हैं इसमें मैं जो प्रैक्टिकली फील करता हूँ, बॉन्डिंग में थोड़ी सी कमी है अच्छा। और लाइफ थोड़ी पहले से ज्यादा फास्ट हो गई है। अच्छा, तो अगर हमें भारत सरकार को रिकमेंड करना है कोई एक सुधार तो आप क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो 12वीं के पास होने के बाद, हम्म। जैसे नवोदयंस इस देश से है ना बाहर तो आ गया, 12वीं के बाद बाहर तो आ गए, हम्म। लेकिन अचानक से फिर आप ऐसे समझिए कि समुद्र में छोड़ दिए गए हो, हम्म। है हम्म। ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब कुछ कुछ या तो नवोदयंस के ही जरिए, या जी। जी। मतलब कुछ ऐसा कोई है ना रिसोर्सेज हमारे पास आगे आनी चाहिए कि हम्म। हम्म। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग जिस हम्म। प्रोफेशन में जाना चाहें, है ना, हम्म। उनको आगे मतलब जो है एक मतलब थोड़ा सा जो है, जैसे 7 साल हमको संभाला गया, ऐसे हम्म। थोड़ा सा और मतलब उसमें रहना चाहिए। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ बताते हुए आपको कि इस ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा मुद्दा और मुसीबत है उन लोगों के लिए जो लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन समिति काफ़ी सारे काम इस पे कर रही है और इस बारे में आपको भी बताया गया है। जो है दक्षिणा फाउंडेशन, एक नवोदय फाउंडेशन, भारत नवोदय अभियान, इन सब ने मिल करके अलग-अलग स्ट्रीम में 12वीं के बाद में हैंड होल्डिंग, मेंटरिंग, गाइडेंस, ट्रेनिंग और एडमिशंस पर काम किया है। और हम लोगों ने लास्ट ईयर जो है करीबन 156 लोगों को सीधे सपोर्ट किया है, फुली फंडेड सपोर्ट किया है कि वो अपने स्कूल से कॉलेज कैसे लैंड करें सेफली और सक्सेसफुली अपने एक चॉइस के कॉलेज में। तो हम आगे बढ़ेंगे। अ, मुझे मुझे कोई बता रहा था कि आपका जो वो कोई कहानी थी आपकी जब आपने एंट्रेंस पास किया, क्विकली अगर आधा मिनट में आप मुझे बताएं। आ, ए, ये नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस जी जी। इसी का पूछना चाहते हैं? जी 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 जी। बिल्कुल। तो इसकी कहानी ये है कि हम लोगों ने मेरे फादर ने जो है मेरा फॉर्म तो भर दिया था। उसके बाद फिर अपने को कुछ पता नहीं था कि कब इसका एग्जाम होना है। तो मेरा अचानक से एक दिन इसके एग्जाम का कॉल लेटर आया, तो एग्जाम में अपेयर होने के लिए मुश्किल से 14 दिन मेरे पास बचे थे। तो हम्म। मेरे फादर के एक दोस्त थे जो टीचिंग करते थे, हम्म। और वो पिछले 7-8 महीने से हमारे गांव और क्षेत्र के काफी बच्चों को नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस के लिए तैयारी करवा रहे थे। मेरे हम्म। फादर ने उनके पास मुझे भेजा कि आप भी चले जाओ, मेरे दोस्त हैं। तो मैं हम्म। उनके सर के पास गया, तो हम्म। वो बोले कि आप बहुत लेट हो गए हो, अब तो हम्म। सिर्फ 2 हफ्ते ही एग्जाम के बचे हैं, और ये जितने भी बच्चे हैं ये पिछले 6-8 महीने से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो हम्म। आपका तो नहीं हो पाएगा, आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो। तो फिर मैं अपने पापा जी को आके बताया कि सर ने तो ऐसा बोला है। तो पापा जी बोले कोई बात नहीं, सर को बोलना कि फिर भी मुझे इन लोगों के बीच में बैठ जाने दो। तो हम्म। मैं जाके उनको ऐसे बोला और उन्होंने मुझे अपनी क्लास में बैठना अलाउ किया। लगभग 10 दिन तक और क्लासेस चली हमारी। उसके अच्छा। बाद हम लोग उसके एंट्रेंस में अपियर हुए, और फाइनली जब उसका नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आया, तो उनके पूरी क्लास में सिर्फ मैं ही नवोदय के लिए सेलेक्ट हुआ था, बाकी पूरी क्लास में कोई सेलेक्ट नहीं हुआ था। हम्म। 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 तो ऑन अ लाइटर नोट बताऊं मैं आपको, जो है नवरिया मैम की जो है सर ने जहाँ से पढ़ाई की है वहां पर क्लास 5 से ही ये अपने आप अपने जो है खाने की प्लेट धो रहे थे और अपना जो है कपड़े धुल रहे थे। तो ऑन अ फ्रैंक नोट, अगर आपके यहाँ आपके बंगले में अगर नौकर आपकी छुट्टी पर जाएं तो सर ये सब करने की ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो, तो मेरा सर आपने ये रूप अपना दिखाया नहीं दिखाया लॉकडाउन में? बिल्कुल, इस लॉकडाउन के पीरियड में इनको हमारा ये हुनर देखने को मिला। बीच बीच में मतलब एक दिन ऐसा आया कि मतलब कपड़े जो है बहुत सारे गंदे हो गए थे, तो मैं नहाने के लिए गया। तो वैसे तो मुझे लगा कि कपड़े हैं, अभी कुछ दिन और चल जाएगा, पर फिर दूसरे ही पल मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं यार, ये अपने को गंदगी नहीं रखनी है ना, अपने को कपड़े साफ कर देने हैं। तो मैं मतलब बाथरूम से लगभग 1 घंटे बाद निकला, तो सब कपड़े धुल चुके थे। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं नवोदय जो मेरा स्टाइल है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सुबह मतलब जल्दी उठ जाना, फिर उठ के फ्रेश हो जाना, उसके बाद फिर जो है मतलब आप समझ सकते हैं, जो हमारे सारे नवोदन भाई हैं वो भी समझ रहे होंगे इस चीज को कि एक नवोदन की लाइफ स्टाइल क्या रहती है ना। हम्म। अपना मतलब साफ सफाई से जो है मतलब दिखना चाहिए कि साफ सफाई है
है ना, इस तरह का। तो जब मैं, और नहाने में हम लोग जानते ही हो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपन लोग, मुश्किल से 5-10 मिनट में है ना, 5-10 मिनट में मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, है ना। अपन जो है जब बुकलाना में थे तो हम लोग पंच स्नान करते थे मैक्सिमम टाइम, लेकिन जब बाहर आते थे तो लगता था कि बहुत अच्छे से नहा के आए हुए हैं। तो मैं उस दिन जब 1-1.5 घंटे के बाद बाहर आया तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले आप तो डेली नहाते हो, तो आज इतना टाइम कैसे लग गया, है ना। तो फिर जब इन्होंने वो बाल्टी में कपड़े धुले देखे तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो बोले कि आपको कपड़े धुलने भी आते हैं। मैंने कहा हाँ भाई, नवोदय विद्यालय ने तो हमको सब सिखाया है ना, कपड़े धुलना ही नहीं, हम जो है बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, घर की साफ सफाई भी कर सकते हैं, आप जैसे बताओ वैसे। और मुझे याद आता है कि जब कभी हम बीमार भी होते थे तो सभी साथी लोग, किसी का सिर दबाना, किसी का पैर दबाना, ये भी हम लोग कर लेते थे। तो मैं आप इनको बोला कि अगर ऐसी कोई आवश्यकता हो तो बताना, नवोदय होने के नाते ये सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। On this note, I just wanted to let everybody know कि मैं पहली बार दिलार से 2 साल पहले मिला था जयपुर के एक सम्मेलन में जो सितारा ने कराया था जो है, और ये दोनों हमारे सीनियर हैं। मैं उस समय देहरादून में था, मुझे कॉल आया तो मैंने तुरंत फ्लाइट लिया और पहुंचा वहाँ पर। सर भी आए हुए थे, दिलार सर भी आए हुए थे, तमाम पूरे भारत से लोग आए हुए थे। और मैं आपसे सर पहली बार मिला था उस समय पर। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो है आज हमारे समय पहली बार जो जेएनवी कोई जेएनवी अलुमनाई बैठा हुआ है और सर ने ओपनिंग की है, क्योंकि मैं सर का व्यक्तिगत फैन हूँ। और सर ने जो मैंने देखी ह्यूमिलिटी, जो कि रोहित जी बोल रहे हैं, जो स्क्रीन पे कमेंट प्ले कर रहा है, वो चीज़ मैंने मतलब बहुत कम लोगों में देखी है। मतलब बीइंग ऑल इंडिया ऑफिसर्स, और मैं बताऊं आपको, मेरी रिसर्च टीम ने इस पे काम किया है कि सर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो सबसे हाई पोस्ट पे उनसे उनकी रीच है। सर का अपना एक तरह का मतलब पैशन कह लीजिए, पब्लिक सर्विस, पब्लिक आउटरीच और जो है पब्लिक रिलेशंस बनाना है। और इतना कुछ होने के बाद में भी सर हम लोग के साथ में पीछे डेस्क पे बैठे हुए थे उस सम्मेलन में। और तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने मैम से बात किया जो है आज सुबह, तो ही आई रिक्वेस्टेड हर कि आप मुझे अपनी कहानी बताएंगे शो में अगर। तो बहुत सारे लोग मेरे साथी हैं, मेरे जो जूनियर हैं, मेरे ऐसे ऐसे मेंटी हैं जिनको ज़रूरत है ऐसे सलाह की, आपसे सुनेंगे तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगा। मैम तुरंत तैयार हो गई, तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। और करीबन 40 मिनट पूरे होने वाले हैं हम लोग को लाइव करते हुए। और इस 40 मिनट में जो है मैं समझ पा रहा हूँ कि कितना कठिन है आपके लिए वीकेंड पे रात के 8 से 9 मेरे साथ रहना। और उस टाइम जब आपके आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, आपका 1 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, और कितना डिफिकल्ट है जो है ये कर पाना। आप लोग अलग अलग जगह से बैठ के मुझसे बात कर रहे हैं, हमारे ऑडियंस से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ किसी काम आ सकती है, इनका मैसेज, इनकी बात, इनकी जेन्युइन और फ्रैंक और अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन, तो आप इसको अपने अपने पेज पर शेयर करिए और सबको बताइए कि ये कौन लोग हैं और ये क्या बातें कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। अभी सर करीबन 60 लोग हमारे पेज पर लाइक देख रहे हैं हम लोग को, और अलग पेजेस पर करीबन 45 देख रहे हैं। और अब लास्ट टाइम का जो रिकॉर्ड जो था 16,000 लोगों ने देखा था सब मिलाकर के लाइव के बाद में। और अब की बार रीच वैसा ही जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने टाइम निकाला है तो इसका इसका जो है यूटिलाइजेशन वही है कि मैक्सिमम लोग आपको सुन पाए, आपके लोगों को, जिससे कि उनको समझ में आए कि हम्बल बिगिनिंग्स के बाद में भी, देसी शुरुआत के बाद में भी, गरीब शुरुआत के बाद में भी, सामान्य शुरुआत के बाद में भी जो चाहे वो अचीव किया जा सकता है। मैं आगे बढ़ूंगा। और मैम, ये तो रहा दिलना सर की हॉबी कि जो कुछ कहेंगी आप कर देंगे, मतलब इनको जो है सब कुछ मतलब करना आता है, नहाना जो भी है, और मतलब बोला कपड़े साफ करना, एवरीथिंग टोल्ड की बहुत ही सीख लिया नवोदय के कारण। आपकी क्या हॉबी है? आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? क्या शॉपिंग करवाने के लिए सर को बोलती हैं या फिर और कुछ काम करती हैं आप? नहीं, मैं कहना है कि इनके लिए बहुत मितव्ययी वाइफ हूँ, अगर आप कहना चाहें एक शब्द में। मुझे शॉपिंग वगैरह नहीं पसंद, मैं नेचर के करीब रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो खाली टाइम में मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, मैं म्यूजिक सुनती हूँ। अच्छा अच्छा, तो म्यूजिक हो जाए फिर। अभी जो है ये फ्रैंक कन्वर्सेशन है, फ्रैंकली स्पीकिंग विद अनूप मौर्य है, तो इसमें तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। और इतने लोग हमें देख रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या मौका है कि हम आपको सुन पाए। ठीक है। एक गाना है, उसका थोड़ा सा मैं गुनगुना लेती हूँ। जी। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का, मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया।
पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार, उसने बात की कुछ ऐसे ढंग से, सपने दे गया वो हजारों रंग के, रह जाऊं जैसे मैं हार के, और चूमे वो मुझे प्यार से। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हार, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। बहुत बढ़िया गाया आपने, थैंक यू सो मच। आपने जो है हमारी जो है हम लोग के लिए जो है अपने गाना गाया, बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। थैंक यू सो मच मैम। ये मजा जो है दिलराज सर को मिलता होगा जो है लाइक गाना सुनने का। आ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर आपको भी वापस करना है, लेकिन आपका जो हॉबी है आपको वो भी कोऑपरेशन एक्सटेंड करना है। डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ। ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। जब आप लोग मतलब जब आप लोगों को ये पता चला आपके पापा के थ्रू दिलराज जी की आप लोग आपस में बनने वाले हैं शादी के रिश्ते में, इसके बहुत पहले से आप लोग साथ में थे, जानते थे एक दूसरे को। तो ये जो जानने की प्रोसेस था, और खासकर मेरी रिसर्च ने मुझे बताया कि जब तैयारी का फेज था आपका, तो आप लोग जो है काफी समन्वय और जो है संपर्क में रहते थे। तो क्या उस टाइम आपके दिमाग में था कि क्या कि ये जो है एक पॉसिबल रास्ता हो सकता है आपके साथ में भविष्य में रहने का, चलने का साथ में, या फिर पापा के कहने के बाद भी नहीं आया? और अगर पापा के कहने पर ही आया तो फिर उसके पहले की यात्रा में क्या फीलिंग थी, क्या कन्वर्सेशंस कंटेंट होते थे, अगर आप शेयर करना चाहें तो? हाँ, उसके पहले मतलब 2006 से हम लोग फ्रेंड थे। तो इन्होंने जो तैयारी करी वो 2007 के एग्ज़ाम से, ये अपना मेंस एग्ज़ाम लिखने के लिए उस टाइम में दिल्ली आई हुई थी। तो इनके जो सब्जेक्ट थे उसमें एक सब्जेक्ट पे इनकी जो इनका जिसमें एमए किया है हिस्ट्री, उसमें बहुत अच्छी पकड़ थी। और एक सब्जेक्ट इनके लिए आरएएस में लिया जरूर था, लेकिन जो उतना अच्छे से इनकी प्रिपरेशन नहीं थी। तो ओके। मेरे एक फ्रेंड थे, उनको मैं तैयार किया कि इनके लिए आप वो सब्जेक्ट तैयार करवाओगे, फिलोसफी। तो वो नियमित रूप से इनके पास जाते थे और 1-2 घंटे इनको जो भी फिलोसफी में वो जानते थे इनको बताते थे। और मैं इनके पास इनके राइटिंग स्किल्स, जनरल स्टडीज, इनका एसे और कंपलसरी पेपर्स के लिए मैं इनका जाता था। तो इनका राइटिंग स्किल ऑलरेडी बहुत ही अच्छा था। तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा इनको कहना चाहिए कि सहारा देने की जरूरत नहीं पड़ी, ये अपने में सक्षम थी पहले से ही। तो जब वो मेंस का इनका जो तैयारी का पीरियड था लगभग 35 डेज का दिल्ली में, तो उस टाइम में मेरे को मतलब थोड़ा अंदर से ये लगता था कि यार लड़की बहुत अच्छी है ना, और मतलब इनको जो है एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता था। और फिर जैसे ये जब वहाँ से चली गई 35 डेज के बाद, तो हम लोग कुछ दिन तक संपर्क में नहीं रहे, क्योंकि ये अपनी जॉब में बिजी हो गई, मैं इधर बिजी हो गया। तो लेकिन उसके बाद फिर जब हम बात करते थे तो मतलब बहुत अच्छा लगता था कि बात इनसे हुई, इनके जैसे फोन का इंतजार रहता था। तो उसी बीच में फिर जब इनका इंटरव्यू, मुझे लगता था कि इनका इंटरव्यू कॉल होना चाहिए ताकि ये दिल्ली आए और हमारी जो है फिर से एक बार मुलाकात हो, ऐसे करके। तो फॉर्चुनेटली इनकी इंटरव्यू कॉल हुई और ये दिल्ली आई। तो नो डाउट तब तक काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स इनको लेके मेरे मन में थी। और मैं बस यही इंतजार कर रहा था कि मतलब मैं कैसे बोलूं। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे बोलते हैं कि एक बाप जो है एक बच्चे का, माँ और बाप जो होते हैं बच्चे की मन की बात समझ जाते हैं। क्या तो बात। मैं
मतलब कुछ बोल था, इससे पहले हमारे जो पिताश्री थे उन्होंने बहुत मतलब अच्छा शुभारंभ कर दिया, और जो मैं बोलना चाह रहा था वो चीज उन्होंने अपनी तरफ से आगे बढ़ा के इनसे बात करके वो मेरे मन की बात इनसे कह दी। तो उसके बाद तो फिर मतलब फिर तो मेरे को लगा कि नहीं, अब तो यार बहुत अच्छा हो गया, पापा जी ने काम बना दिया। ऐसा मेरे को लगा। सबको तो ऐसे पिताजी मिल जाए तो दिक्कतें खत्म हो जाए। बिल्कुल मैं बिल्कुल। ये मैं उन तमाम युवकों के बिहाफ पे कह रहा हूँ जो मुझसे मुझसे मेरे आके पूछ रहे थे, यार मैं कह नहीं पा रहा हूँ। तो मैं उनके बिहाफ पे कह रहा था कि जो है सबके पिताजी ऐसे हो जो समझ जाए और कह भी दें। यहाँ नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और मतलब मैं अपने पेरेंट्स को मतलब इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें वो इस दुनिया में लाए। उसके बाद उन्होंने जो एक बेस्ट पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए अपब्रिंगिंग देते हैं, हाँ लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद, वो उन्होंने हमारे लिए किया। और मैं आज भी बताता हूँ कि मतलब सर्विस में आए हुए लगभग यहाँ 12 साल हो गए, लेकिन पापा का जैसे आज भी फोन आता है तो वो मतलब ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे मैं उनका एक अनाड़ी बच्चा हूँ जिसको अभी कुछ भी नहीं आता। तो इतना अच्छा लगता है कि नहीं यार, मतलब हमारे बुजुर्गों का साया अभी भी हमारे ऊपर है, और उनकी हर बात को ये भी और मैं भी मतलब दिन में वो 2-3 बार कॉल जरूर करते हैं, बहुत पेशेंस से सुनते हैं, और मतलब बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन उनका फोन नहीं आता तो हमको लगता है यार आज कुछ मिसिंग है हमारा। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा इस बहुत बहुत अच्छा मैं बहुत बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ कि आप अपनी बेझिझक पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं हमसे। मेरा विश्वास है और मानना है कि ये ना सिर्फ़ पसंद आएगा हमारे ऑडियंसेस को, बल्कि इससे हम सीख पाएँगे चूँकि वो रास्ता आपने पहले वॉक किया है जो हम लोग बाद में अभी वॉक करने वाले हैं। बीएनए में या फिर स्पेस पर जो है 75% जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है, फॉलोवर्स में यूथ हैं। तो इसलिए मैंने इस बारे में बात छेड़ी आपसे और मैं थैंकफुल हूँ कि आपने बात किया। लेकिन जब हम मतलब थोड़ा-सा बताइए अगर आप में कि कैसे मैनेज करते हैं आपस में रिश्ते को? जब करियर करियर में दोनों लोग इम्पोर्टेंट पोज़ीशंस में हैं और बीइंग अ फील्ड ऑफिसर काफ़ी जो है उधेड़-बुन और बिज़ी शेड्यूल, टाइट डेडलाइन्स ऑफिसर्स के और मिनिस्टर्स के कॉल और जो है नॉर्मल पब्लिक की बातें सुनना, उनके लिए जो है पब्लिक टाइमिंग रखना मिलने के लिए, उनका ग्रीवांस रिड्रेस करना और जैसा कि बताऊँ कि आप जो है अपने यहाँ का जो है कोई आपका वर्ल्ड बैंक का चल रहा है प्रोजेक्ट उसको भी आप देखते हैं, आपका जो वहाँ पे डाइवर्सिटी पार्क है उसके गार्जियन हैं आप, तमाम सारी जो डीएफओ के रूप में आप पदाधिकारी होने के नाते तमाम जो है कर्तव्य का निर्वाह करते हैं आप। और मैम जो है वो पूरे राज्य का जो है जो फ़ाइनेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे मैम से जो फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का जितना भी फंड आता है सारे 92 स्कीम्स के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में उसको आप मैनेज करती हैं। तो ये इतने बड़े-बड़े जो ज़िम्मेदारियाँ उनके साथ में क्या वो आपको कभी कॉन्फ्लिक्ट महसूस कराता है आपके रिश्ते में या फिर आपके कोऑपरेशन में, आपकी म्यूचुअल लाइफ में या कैसे देख पाते हैं आप लोग? आप शुरू करो। देखिए सर्विसेज के लिए हम कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है। वजह इसकी ये है कि हम दोनों ही सर्विस के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे का जुरिस्डिक्शन अच्छे से पता है। आई नो कि ही इज अ फील्ड ऑफिसर, इनके ऊपर फील्ड में जाने का प्रेशर रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर है और पब्लिक डीलिंग इन लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, तो इनको वो करना पड़ता है। तो ये सब मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो अगर कभी ये हमें टाइम नहीं दे पाते हैं तो आई अंडरस्टैंड कि वजह है, इसी वजह से ये समय नहीं दे पा रहे हैं। रही बात मेरे दायरे की, तो हम लोगों का एक थंब रूल है, इनका भी और मेरा भी, कि सर्विस से रिलेटेड मैटर में हम लोगों का एक दायरा है, उस दायरे को ना तो मैं क्रॉस करती हूँ, ना ही ये क्रॉस करते हैं। जहाँ हम लोगों का ज्यूरिसडिक्शन है, हम लोग अपने-अपने फील्ड में खुद डिसीजन लेते हैं और सारा सब कुछ खुद करते हैं और एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से हम हैंडल करते हैं। तो टच वुड अभी तक हम लोगों में इस टाइप का कुछ भी नहीं हुआ है, क्लैशेस तो एटलीस्ट नॉट एट ऑल। काश कभी ना हो। आप बताओ संदीप? हाँ, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इस मामले में ये ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि जब ये घर पे आ जाती हैं तो ऑफिस वहीं छूट जाता है। घर में आपको सिर्फ ये पैसे दिए क्या आप लोगों ने एक-दूसरे के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं लगातार? वो आपके बारे में, आप उनके बारे में। पहले से सेटिंग हो रखी है हाँ, क्या आप क्या?
नहीं अनूप, मैं बताती हूँ, इनकी इस बात को मैं बीच में रोक रही हूँ कि जब लोग हमसे मिलते हैं तो हमसे ये पूछा जाता है कि आप दोनों की लव मैरिज है क्या? ओके, नाइस। बट दैट इज नॉट द केस। लेकिन आप खुश मत होइए दिलराज सर, क्योंकि अभी जो अच्छा बोल रही हैं, अभी जाके जब अगली बार काम लेगा तो आपको बोलेगी मैंने अच्छा कहा था, आप काम करके दो। तो आपकी बार जब 40 आएगी बच्चे को, तो आपका काम ड्यूटी लगेगी, बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये बिल्कुल करते हैं। जब मैं फोन पे बिजी रहती हूँ, मेरा कोई ऑफिशियल कॉल हो रहा है, मैं फोन पे बात कर रही हूँ और बेटे को अगर 40 आई है तो ही गोज विद हिम। तो करते हैं, ऐसा नहीं है, ये करते हैं। बहुत हाँ, बढ़िया। आप कुछ बता रहे थे, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, अनु भाई, मैं बता रहा था कि जॉब के मामले में ये मुझे ज़्यादा बैलेंस्ड लगती हैं। जैसे घर पे आ गई तो जॉब इनका ऑफिस में छूट जाएगा। हमारा क्या है, कई बार घर पे आने के बाद भी फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, या कई बार कोई नाइट में ही अचानक से कोई ऐसा अर्जेंसी आ गई तो अपने को निकलना पड़ता है। तो मैं उसमें देखा कि जब ये घर के अंदर आ गई हैं तो मतलब ये टिपिकल हाउस मेकर हैं। इनको देख के आपको घर में कभी आप आएंगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि मतलब ये इतनी बड़ी सर्विसेज के अंदर हैं, और मतलब इतना अच्छा इनका अपने काडर में नाम है अपने कंट्रीब्यूशन को लेके। ये आपको देख के ऐसे लगेंगे जैसे कि एक मतलब बड़ी पढ़ी लिखी सुशील, उसमें जो हम मैट्रिमोनियल में पढ़ते थे ना कि लड़की सुशील है ना, शादी के लिए जो है, तो ऐसे आपको इनका देख के लगेगा, है ना। चाहे मतलब घर का खाना हो, है ना, घर की साफ सफाई हो, बच्चों की केयर हो, हमारे और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, है ना, कि पर्दे चेंज करने हैं या मार्केट से कुछ राशन आना है, तो पूरा मतलब ये बहुत आसानी से घर के अंदर रहते हो सब मैनेज करती हैं। और आप घर पे आएंगे तो आपको मतलब ऐसा महसूस होगा कि आप एक, है ना, एक हाउस वाइफ से आप मिल रहे हैं। तो इतना मतलब अच्छा इनका रहता है। और दूसरा रहा हम लोगों का, तो दो तीन चीज हम लोगों ने डिसाइड की हुई हैं। ये हमारे, मुझे लगता है कि बाकी युवा साथियों के लिए भी एक अच्छा जो है, अगर उनको लगता है तो सीखने के लिए रहेगा कि सबसे पहले ये हिंदी बैकग्राउंड से, हिंदी मीडियम से थी और मैं इंग्लिश मीडियम से था। तो अच्छा। हमने ये डिसाइड किया कि, और मैं साइंस बैकग्राउंड से था, ये आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। अगर इनकी मतलब इंग्लिश इम्प्रूव होनी है, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो या राइटिंग में हो, तो उसके लिए मैं हूँ। और यदि मेरे को कुछ हिंदी से संबंधित, है ना, कुछ लिटरेचर से संबंधित कहीं कोई इश्यू आ रहा है तो ये हमारे साथ रहेंगे। उसी प्रकार हम लोगों का जैसे बातचीत का भी तरीका है, तो हम लोग अपने बच्चों के सामने या जो भी मतलब हमारे लोग रहते हैं आसपास में, तो हम लोग मतलब हमेशा अपनी बात से, अपने जो हम डिस्कशन करते हैं उससे हम लोग यही कोशिश करते हैं कि मतलब कोई हमसे जो है इस तरह का स्लैंग, लूज टॉक इस तरह का ना हो जाए, है ना। जो एक मतलब जो है एक एजुकेटेड आदमी से एक्सपेक्ट किया जाता है, वैसे हम लोग जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करें। एक खास बात और है हमारी, अब आप पूछ रहे हो तो शेयर कर ही लेता हूँ प्लीज प्लीज। कि हस्बैंड वाइफ है तो है ना, कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि किसी बात को लेके मुझे थोड़ा सा इरिटेशन हो रही है या कई बार इनको इरिटेशन हो रही है। तो हम लोगों का पिछले 12 साल में मतलब एकदम से अनरिटन, अनटोल्ड एक रूल है कि अगर ये गुस्सा है तो मेरे को एकदम चुप रहना है, और ये मतलब जो है मैं गुस्सा हूँ तो इनको एकदम से चुप रहना है। तो हम उस आर्गुमेंट को शुरू ही नहीं होने देते। हम लोग जस्ट जो है कोई बात है तो अपना आराम से बाद में बैठ के उसको बात करते हैं कि भाई मतलब ये बात गलत हो गई थी, आपने तो जो है इसमें ऐसे सुधार करना चाहिए। दूसरा एक एक मतलब नेचर हम लोगों की जो मिलती है वो है कूल एंड कामनेस, है ना। कई बार मतलब ऐसा जो कूल एंड काम होता है तो बताते हैं कि अंदर से वो बहुत एग्रेसिव भी होता है, लेकिन जो दूसरा पार्टनर है उसको जो है वो मतलब अपनी अपनी जो शांति है उससे जो है उसको दबा देता है, उस चीज को जो है हम उभरने नहीं देते। तो ऐसा हम दोनों के बीच में कुछ रहता है इस तरह का हम लोग। तो ये हम सबके लिए सीखने के लिए है साथियों की, मतलब जब भी कोई दो लोग साथ में रहते हैं तो हमें आपस में आकांक्षाएं, अपेक्षाएं होती हैं, और ये जरूरी नहीं है कि वो पूरी हो, क्योंकि वो चीज हम सोचते हैं, कहते नहीं हैं।
और हर आदमी की अपनी अपेक्षाएं होती हैं और वो अपने हिसाब से काम करता है। तो बहुत ही ये लाजमी है कई बारी कि रिडल हो, कोई हल्का सा दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए और गुस्सा आ जाए, कहीं इरिटेशन हो जाए, आपका कुछ शेड्यूल और है, किसी का कुछ और है, तो उसमें कैसे आप कोऑपरेट करेंगे और आप कई बारी समझदारी दिखाते हुए खुद नहीं बोलेंगे अगर सामने वाला गुस्से कर रहा है। और ये चीज़ अप्लाई होती है दोस्ती में भी और रिश्ते में भी और हर जगह पर भी, माँ बाप से बात करते समय भी। तो ये बहुत ही साधारण सी मगर बहुत ही गूढ़ बात मैं कहूँगा हम सबके सीखने के लिए कि अगर हम ऐसा कर पाएँ अपने अपने रिश्तों में, जब हम में से किसी को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा आदमी ना बात करे, मौका दे उसको गुस्सा करके उस समय को बीत जाने का। जैसे जैसे जब बादल होते हैं तो बादल बीत जाते हैं और बारिश खत्म हो जाती है। ऐसे ही जो है वो टाइम बीत जाएगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आप भी करेंगे तो बारिश कीचड़ बहुत हो जाएगी। तो दैट इज ऑन लाइटर नोट। अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो है मेरी रिसर्च टीम ने मुझे बताया कि कोई वाकया था, मैम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपके कोई चीफ थे उसके जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स के, जो कि स्टेट लेवल पर थे, और आप उस समय जोनल अकाउंट्स को संभाल रही थी। और कुछ हुआ था जो है घटना, जहाँ पे जो है किसी इमारत के बनने की बात थी, कोई रुकावट थी, उसको देखने के लिए आप लोग वहाँ गए हुए थे और मकान का मालिक भी आया हुआ था जो ऑनर था, और वो ऑफिसर आए हुए थे और आप गई हुई थी मैडम। और मैं इसलिए इसको मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जो है जो कई बारी सर्विसेज ग्लैमराइज नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल मैम जो जो 3 टॉप ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनमें से एक में है, और हम लोग इनकी ICAS इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज के बारे में जानते ही नहीं ज़्यादातर लोग। तो ये इम्पोर्टेंट है जानना कि जो है जब वो बातचीत हो रही तो उन्होंने ये बात कही, आई वांट टू कोट दैट ऑफिसर, मैम के लिए उन्होंने कहा ऑनर को एड्रेस करते हुए कि ये हमारी अन्नदाता हैं, अगर आप जो है इनको खुश नहीं रखेंगे, इनसे इनकी बात नहीं मानेंगे, इनको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपका काम आगे नहीं बढ़ पाएगा और हमारी सैलरी, हमारा रिइंबर्समेंट कैसे आएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द सर्विस दैट सी इज इन, जो फिनेंसेस को मैनेज करने का काम है। और इतने करोड़ रुपए जो है जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री जो है खर्च करती है अलग अलग स्कीम्स में, छत्तीसगढ़ में जो है आप करीबन 92 या जितना मुझे बताया गया मेरी टीम के द्वारा, उसको आप मैनेज कर रही हैं, और मध्य प्रदेश का जिसमें इंचार्ज हैं आप। तो थोड़ा सा बताइए आपके काम के बारे में और अभी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में ब्रीफली। अनूप, जिस घटना या इवेंट की आप बात कर रहे हैं वो मेरा पहले वाला वो चार्ज, तो उसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगी कि एक कहावत है कि भगवान हर कहीं नहीं हो सकते, तो उन्होंने माँ को बनाया है। तो हमारी सर्विस के हेड हैं, उनको बोलते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, CGA, जो कि इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के ऑफिसर होते हैं और वो ही उनको हेड करते हैं। हम लोग जो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं वो 3 मिनिस्ट्रीज, डिफेंस, रेलवे एंड पोस्टल टेलीकम्युनिकेशन, ये 3 मिनिस्ट्रीज को छोड़ के बाकी और सारी सर्विसेज के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। मतलब इन सब मिनिस्ट्रीज में पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ खर्च हुआ है, उसको मेंटेन करने का, बजट को मेंटेन करने का काम ICS ऑफिस करते हैं, के थ्रू होता है। तो मुझे छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग चाहिए थी, और यहाँ पे मैंने अपने बॉस से कहा कि मुझे कोई सी भी आप मिनिस्ट्री दे दीजिए, मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ, और आप मुझे बस छत्तीसगढ़ में पोस्ट कर दीजिए। तो मेरे बॉस ने मेरी जो रिक्वेस्ट है वो मान ली और मुझे जोनल अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट पे मुझे यहाँ पे उन्होंने पोस्ट किया। जोनल अकाउंट्स ऑफिसर का काम क्या होता है कि हम लोग जैसे 350 ऑफिसर्स हैं और 10,000 हम लोगों का सबऑर्डिनेट स्टाफ है जो कि फील्ड में काम करता है। फील्ड इन द सेंस स्टेट, हर स्टेट में ऑफिस होते हैं तो उसमें काम करता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में छत्तीसगढ़ में जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उस बजट को मेंटेन करने के लिए ZO एक पोस्ट होती है, उस पे मुझे यहाँ पे पोस्ट किया गया। तो यहाँ पे जैसा आपने थोड़ा सा हिंट बता ही दिया कि कुछ बिल्डिंग को लेके कुछ इश्यूज थे, तो बिल्डिंग की थी प्लस कुछ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की इश्यूज थे और कुछ इंटरनेट से रिलेटेड इश्यूज थे, तो कि पेमेंट्स टाइम से नहीं हो पा रहे थे, मतलब मैं टाइम से पेमेंट नहीं कर पा रही थी, तो उसकी वजह से हम मतलब पेमेंट नहीं हो रही है तो बाकी और काम कैसे होगा। तो जो कमिश्नर सर थे उन लोगों ने मुझे बुलाया और जो ओनर थे बिल्डिंग के उनको भी बुलाया, और उन्होंने बोला, जो ओनर थे उनसे पूछा गया कि क्या इश्यू है, मुझसे भी पूछा गया क्या इश्यू है। हम तीनों ही बैठे थे पूरी टीम के साथ, मैं अपनी टीम के साथ थी, जो बिल्डिंग के ओनर थे वो अपनी टीम के साथ थे।
तो वहाँ सब कुछ डिस्कस करने के बाद एक बात ये आई, तो सर ने कहा कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं? सैलरी के लिए। अगर हमें सैलरी ही टाइम से नहीं मिलेगी, अगर हमारा अन्नदाता हमें अन्न ही नहीं देगा, खाना ही नहीं देगा, तो हम काम कैसे करेंगे? तो आप हमारी अन्नदाता को खुश रखिए, जैसा ये बोल रही हैं वैसा करिए, क्योंकि ये जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होंगी तब तक पेमेंट नहीं होगा, और पेमेंट नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बेसिकली मैं हमारी सर्विस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी अनु, कि हम लोग अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले तो हम प्री ऑडिट का काम करते हैं। जो भी सरकार की रेवेन्यू है, जो भी सरकार का एक्सपेंडिचर है, तो उसको हम मैनेज करते हैं कि रेवेन्यू कहाँ से आया है और खर्चा कहाँ हो रहा है। जो खर्चा जहाँ होना चाहिए वो खर्चा वही हो रहा है, कहीं और तो नहीं जा रहा है। तो उसको चेक करने के लिए प्री ऑडिट होती है। बट क्योंकि हम ह्यूमन है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हम डील करते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो उसमें कहीं लीक हो जाए, उस लीक को बचाने के लिए फिर पोस्ट ऑडिट आती है। दैट इज डिफरेंट मैटर। तो वो वाकया ऐसा था कि सर ने ये माना, सर आज भी बोलते हैं जब भी मैं सर के सामने कभी भी आती हूँ, तो मेरी स्टार्टिंग की पोस्टिंग थी और सर को करीब 30 साल हो गए थे सर्विस करते हुए। सर IRS से इनकम टैक्स ऑफिसर थे। तो जब भी कभी मिलते हैं तो आज भी मुझे यही कहते हैं, और मेरी अन्नदाता कैसी है, खुश है कि नहीं? अगर खुश है तो मुझे सब कुछ समय से मिलेगा। तो we do that, the payments and expenditure thing. So that's my earlier posting. After promotion, I got public financial management system, PFMS. I think जो हमारे viewers हैं, listeners हैं, जो NGO से किसी NGO से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस वर्ड का पता होगा। इसको ब्रीफ में PFMS कहा जाता है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ही किसी भी राज्य को किसी भी स्कीम को चलाने के लिए पैसे चाहिए, या भारत सरकार को भी पैसे चाहिए, तो वो सारे पैसे हमारे पास नहीं होते, हमारे इन द सेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं होते हैं जी। तो फिर उसके बाद में किया क्या, उस पैसे को मैनेज करने के लिए हम लोन लेते हैं, उधार लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, बाहरी किसी और इंस्टीट्यूशन से। अब PFMS को जो बनाया गया, तो ये बनाया गया कि हम ये देखें कि जो पैसा है भारत सरकार ने दिया है, किसी भी मान लीजिए मिनिस्ट्री को दिया है, किसी स्टेट को दिया है, वो पैसा कहीं पार्क तो नहीं हो गया है, क्योंकि भारत सरकार ने किसी से उधार लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो पैसा कहीं पार्क तो नहीं हो गया है, उस पैसे को पार्किंग से उठा के किसी दूसरे स्टेट या दूसरे स्कीम या दूसरी मिनिस्ट्री को दे देते हैं, ताकि वो इमीडिएटली उसको काम में ले लेगा और हमें इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं उसका सही यूटिलाइज हो सके। तो इस थॉट के साथ PFMS शुरू किया गया। और अभी मैं जो हैंडल कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऐड मिलती है, जितनी भी स्कीम्स मिलती है, उनको मैं ट्रैक कर रही हूँ कि वो जो पैसा है फ्रॉम फंडिंग एजेंसी टू लास्ट बेनिफिशियरी, वहां तक वो टाइम की पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। आप ये देखिए कि इस लॉकडाउन में, हम पिछले 22 मार्च से लॉकडाउन में हैं, हमारे मैक्सिमम ऑफिसेज बंद हैं, बट स्टिल मनरेगा और प्रधानमंत्री किसान योजना, 2 स्कीम्स में आम आदमी तक पैसा पहुंच रहा है। वो पहुंच रहा है DBT, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर के माध्यम से। तो जो DBT हो पा रहा है वो भी PFMS का एजेंट ही हो पा रहा है। तो हम पेमेंट का काम भी इसमें वॉच कर रहे हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू लास्ट बेनिफिशियरी ये पेमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो PFMS इज सच ए इम्पोर्टेंट टूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी। और करना चाहूंगी कि लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ PFMS भारत सरकार के 10,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट हमने सेव किया। जो हम इंटरेस्ट किसी और इंस्टीट्यूशन को देते, वो इंटरेस्ट हमने बचाया। इंटरेस्टिंग। थैंक यू मैम शेयर करने के लिए जो है कि ये स्कीम क्या है और इसमें किसको फ़ायदा मिल रहा है और हमें क्यों जानना चाहिए। जो वादा किया गया था समय के लिए आपसे या आपने हमसे, वो पूरा हुआ है, लेकिन बहुत सारी बातें पूरी नहीं हुई हैं। और मैं देख पा रहा हूँ अभी भी जो है लगातार 1 घंटे से जो है लोग हम लोग को देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली कुछ लोग, और मैं उन सबको थैंक यू बोल रहा हूँ। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, हम इंट में उस सवाल का जवाब देकर के ही जाएंगे। और एक सवाल है संस्कार जैन का,
मैंने अभी 12th पास किया है, मैं भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। इस बात में मुझे याद आता है कि सर आपने और मैम ने मिल करके, आप लोगों ने मिल करके जो है बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिसमें आपने लोगों को डायरेक्टली गाइड किया है, और आपके बहुत सारे गाइडेंस वाले जो जो मेंटीज हैं, जो जिनको आपने मेंटर किया है, वो लोग सर्विस में हैं, उन्होंने सर्विस ज्वाइन की है अलग-अलग पदों पर। तो कैसे हम जो है आपका वो प्रोसेस क्या है, और आप जो है सर्विस के साथ में आप सोसाइटी को वापस कैसे दे पा रहे हैं? और ऑन दैट नोट आई विल जस्ट लेट यू नो कि तमाम लोग हम में से, आप में से, मैं भी प्राउड हूँ बताते हुए कि मैंने जेएनवी से पढ़ाई किया है, और जेएनवी के तमाम लोग अपनी-अपनी हैसियत में, अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म्स पे, अपने-अपने जगहों से अलग-अलग जो है इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन प्लेटफ़ॉर्म से काम कर रहे हैं। तो क्या आपकी सर्विस में जाने के बाद में आपको वो टाइम मिलता है काम कर पाने का, या फिर आप कोई तरीका निकालते हैं चीज़ों कर पाने का? कैसे करते हैं मुझे वो बताइए, और अगर हल्का-सा ब्रीफली आप 2 मिनट जवाब दे पाएँ संस्कार को, तो वो भी उनको फ़ायदा करेगा। संस्कार, आपका जो है अभी 12वीं पास कर लिया है और आप डिसाइड किए हैं कि आपको यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले उसका जो बेसिक क्राइटेरियन है वो है आपका ग्रेजुएशन। तो आप अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए, और इसमें मेरा ये सुझाव है कि आप डेडिकेटेड हैं कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना ही है, तो ग्रेजुएशन में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आप रखिए जो सिविल सर्विसेज के, जैसे जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट से मैच करते हो। आप उन 3 सालों में अपना ग्रेजुएशन करिए, और साथ ही आपने जो 12वीं तक आज तक पढ़ाई लिखाई करी है, जो भी आपने बुक्स देखी हैं, उनका एक बार बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। साथ में मेरा ये भी कहना है कि राइटिंग प्रैक्टिस आपको लगातार करते रहना है, क्योंकि आप अगर पर डे 1 पेज भी लिखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2-3 साल में आपकी राइटिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको आगे लाइफ में सेलेक्ट होने के बाद कभी भी जब आप अपने स्टेनो को डिक्टेशन देंगे तो उसको बार-बार लाइन कटवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या कभी आप कोई लेटर ड्राफ्ट करेंगे तो बिना एक करेक्शन के, ओवर राइटिंग के, आप सीधा एक लेटर जो है फटक से निकाल सकते हैं। तो ये है उसके लिए। दूसरा, आपको जो है बोलने की भी लगातार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसमें एक पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल भी हैं हमारे यूपीएससी में कि जो सिर्फ इंटरव्यू के नंबर की वजह से ही सेलेक्ट हो पाए। अगर उनका इंटरव्यू में 1-2 नंबर, क्योंकि 200 प्लस उनका नंबर रहा, 1-2 नंबर भी उनका यदि कम रहा होता तो शायद वो फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करनी है, पिछला 12वीं तक का पूरा रिवाइज करना है, आगे ग्रेजुएशन के लिए ऐसे सब्जेक्ट रखने हैं जो यूपीएससी में आपको हेल्प करेंगे। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको जो है आगे विकल्प भी खोल के रखने हैं, क्योंकि ये बहुत डेडिकेशन मांगती है ये तैयारी, और आपको सिंगल माइंडेड इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो एक समय के बाद मतलब सबसे ज़्यादा जो मुश्किल मुझे लगता है, मुझे खुद भी और विमला जी को भी, हम लोगों को तैयारी में जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो थी सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि कई बार ऐसे लगता था कि अब आगे नहीं हो पाएगा। तो मैं इस पे भी मैं अपने फादर का एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मेरा आईएफएस में मेरे पहले 3 अटेम्प्ट में तीनों बार इंटरव्यू कॉल हुआ, और मैं ऑलरेडी सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बन चुका था। तो मुझे लगा कि अब आगे देने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे फादर बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपका जो ड्रीम है वो एक आईएफएस ऑफिसर बनना है। आप अपने कॉलेज से जो बीएससी फॉरेस्ट्री करके आए हैं, उसमें आईएफएस से बड़ी सर्विस नहीं होती है। तो आप अभी इस नदी में लगभग 75% तैर चुके हैं, तो अब आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप 25% और आगे ट्राई करिए, आप किनारा पा जाओगे। तो उनकी इस बात को ध्यान में रख के मैंने जब चौथी बार अटेम्प्ट लिया तो मेरा फिर इंटरव्यू कॉल हुआ, और मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो यही मेरा आपको कहना है कि एकदम डेडिकेटेड होके सिंगल माइंडेड चलना है, लेकिन एक समय के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि एज ना निकल जाए और आगे की अपॉर्चुनिटीज ना निकल जाए। तो एक समय के बाद फिर आपको दूसरे विकल्प पे आगे जाके सोचना है, और लेकिन फर्स्ट आपका सिविल सर्विसेज का टारगेट। दूसरा, हम लोगों का जैसे इतना बिजी शेड्यूल रहने के बाद भी हम लोग कैसे जो है लोगों की हेल्प करने के लिए समय निकाल पाते हैं, इसमें एक जो अच्छी बात है, सबसे पहले जो है, मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो है स्पाउस का आपका आपके लिए सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में 99% सोचता हूँ तो मेरी वाइफ उस चीज़ के लिए 100% सोचती हैं।
तो उनका जो ये मेरे को सपोर्ट रहता है, ये मेरे को अपने आप जो है मेरे और उनके बिजी शेड्यूल में से ऐसा टाइम हमारा निकाल देता है। हर आदमी बिजी रहता है, लेकिन अगर आपको किसी के लिए अच्छा करना है, आज आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो, तो आपको जो है बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि अपने सर्विस काल में, अपने इस मनुष्य योनि के जीवन काल में जरूर आप अपने जैसा किसी की हेल्प करो, ताकि आप एक थे, एक के बाद एक और आपकी तरफ से तैयार हो। तो हम लोग इस मंशा से जो है अपने बिजी शेड्यूल में से जो है ना, और हमारा फ्रेंड सर्कल भी ठीक ठाक है। तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन हमारे फ्रेंड्स वहाँ पे हैं। तो हम लोग, वो भी अपने जैसे ही हैं। आप जानते ही हैं कि जैसे हम होते हैं वैसे ही हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, एग्जैक्टली। है ना। तो हमारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसमें काफी हेल्प करते हैं। तो जहाँ हम नहीं पहुंच पा रहे, वो लोग वहाँ पे जो भी जरूरतमंद है उसकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो हमारा वर्क प्लेस है, जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस स्टेट में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम लोगों का एकदम से जो है खुला ऑफर रहता है कि जिसको हम लोगों से कोई मदद चाहिए और हम लोग उस पोजीशन में हैं कि हम उनकी मदद कर सकते हैं, तो वो हमसे जरूर संपर्क करें। पढ़ाई से संबंधित, गाइडेंस से संबंधित, कभी कई बार काउंसलिंग की बात आती है, मतलब पढ़ाई लिखाई से भी अलग चीजें होती हैं लाइफ में, तो उसमें भी कई लोग हम लोगों के पास हमारे घर पे ऐसी काउंसलिंग के लिए भी आते हैं। तो इसमें जो है इनका, विमला जी का मेरे को बहुत साथ है, या ये कहा जाए कि मतलब इतना ये पॉजिटिव है कि मेरे से ज्यादा उस चीज के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे कितना ही हम बिजी रहें, अगर हमको समय निकाल के किसी की हेल्प करनी है, तो मुझे लगता है हर आदमी किसी की भी हेल्प कर सकता है। आप कुछ ऐड करेंगे? नहीं, आई थिंक आपने काफी समझ कर दिया है। तो अभी जो है, अगर मैं बात करूँ इस सोशल गिव बैक की, सोसाइटी को देने की, तो जेएनवी बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसमें करीबन 12 लाख लोग पढ़ चुके हैं और हर साल 2.5 लाख लोग जुड़ जाते हैं लगभग। तो ये एवर ग्रोइंग कम्युनिटी है जो वर्ल्ड में अपने तरह की एक कम्युनिटी है, और इससे बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं हम लोग। और एक शेयर्ड फीलिंग है, शेयर्ड स्पिरिट है, और उसको लेकर के आगे आगे बढ़ रहे हैं, उसको लेकर काम कर रहे हैं। तो आपने हाल में कोई ऐसा संगठन, ऐसा एनजीओ, ऐसा फेसबुक मीडिया प्लेटफॉर्म, ऐसा कोई चीज़, कोई आदमी, कोई एक्टिविटी आपके दिमाग में हो जिसने वो लेवल टच किया है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस कम्युनिटी से? एक तो सवाल मेरा ये आपसे है। और या हाल ही में किसी एनजीओ, किसी नवोदय की जो है एक्टिविटी के बारे में आपको बताया गया, आपने सुना समझा और आपने कुछ काम की चीज़ पाई, उसके बारे में अगर आप वो बताना चाहें आप। और इन जनरल हम लोग कैसा कर पा रहे हैं और जो है क्या नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ अगर आप बता पाए हमको। मैं अलुमनाई के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे अभी। वैसे तो मुझे लगता है कि हर स्टेट में हमारे अलुमिनाई अपने लेवल पे कुछ ना कुछ, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से हो या उनकी दूसरी सर्विसेज के माध्यम से हो। जैसे हमारे बड़े भाई हैं विवेक तिवारी भैया, तो वो सत्यम माइक्रो फाइनेंसिंग के माध्यम से, है ना, देश में इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि उन्होंने, मैं गया था उनके एक कार्यक्रम में, तो मतलब 1000 दिन में उन्होंने देश में 3 लाख परिवारों को माइक्रो फाइनेंसिंग के माध्यम से रोजगार दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अभी जो रिसेंटली जो मेरे को जो है, एक तो उनका एग्जांपल, इसके बाद हमारे सीताराम नरनुलिया भाई साहब हैं जो राजस्थान से हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि उनको गूगल भैया बोलते हैं। उनको गूगल भैया इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भैया हैं, शायद ही ऐसा कोई नवोदयन होगा जो उनको नहीं जानता। और मेरा उनके बारे में यही कहना है कि अगर कोई नवोदयन सीताराम नरनोलिया जी को नहीं जानता, तो मतलब वो नवोदय को नहीं जानता। क्या बात है ना। तो इसके साथ अभी जो है बीएनए का मेरे को जो है भारत नवोदय अभियान, है ना, मेरे को जो है पिछले 2 साल से हल्का हल्का उसके बारे में पता था कि मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। और हमारे, जैसे मैं शुरुआत में बोल भी रहा था कि 12वीं के बाद हम क्या करें, कहाँ पे जाएं, तो उन्होंने बहुत अच्छा इसको टेकअप किया हुआ है कि ग्रेजुएशन में या आगे के लिए स्कॉलरशिप और बहुत सारी हेल्प उनकी तरफ से उनके लिए रहती है। उसी तरह लॉ के लिए भी जो है उनकी तरफ से काफ़ी जो है उन लोगों को, हमारे जो भाई बहन हैं, उनको काफ़ी सहयोग रहता है।
और पर्सनल लेवल पे भी जो नवोदय में आने के लिए एस्पायरिंग हैं या और किसी फ्रंट पे उनको कोई भी हेल्प चाहिए, तो ये ग्रुप उनके लिए बहुत हेल्प कर रहा है। और इस मौके पे अब मेरी पत्नी भी मेरे साथ हैं, तो मैं जरूर जो है इनसे जुड़ना चाहूँगा एनबीए से, और मतलब हम लोगों की तरफ से जो भी हो सकता है ना, उसके लिए हम लोग जो है आगे साथ रहेंगे। और एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि तत्कालिक जो है इसके लिए हमारे बीएनए के लिए है ना, भारत नवोदय अभियान के लिए मुझे लग रहा है विमला जी भी सहमत होंगी। तो जो भी मतलब इसके अथॉरिटी हैं है ना, वो हमसे संपर्क करें, और जो भी अपने लेवल पे हम लोग फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या समय हमारे पास रहता है, लगता है कि हम दोनों किसी काम के हैं मोटिवेशन के लिए या और किसी काउंसलिंग के लिए, तो डेफिनेटली हम लोग उनके लिए भी अवेलेबल रहेंगे। और मतलब मेरे को काफी इम्प्रेस किया है बीएनए ने, जो मुझे अभी लग रहा है ना, मैं मतलब जो देख रहा हूँ, तो है ना, अभी और भी अपने को जानना है इसके बारे में। तो ये मेरे को है ना, कुछ कुछ ऐसे हैं, ऐसे मेरे और भी बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनके प्रयासों को मतलब या तो अभी तक मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया हूँ, है ना, लेकिन वो डेफिनेटली जो है अपने दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में इसके लिए काम कर रहे हैं जी। थैंक यू सर, ये कहने के लिए कि मैं बीएनए के साथ में काम करता हूँ, मैं कार्य करता हूँ बीएनए के साथ में। अच्छा, तो जी बहुत जी जी, खुशी की आप देख रहे हैं, जो स्टिकर दिख रहा है आपको, लोगो दिख रहा है मेरे सर के दाएं तरफ, तो बिल्कुल। हो मैं अभी देखा, हाँ हाँ हाँ, बीएनए, अच्छा मैंने अच्छा देख लिया था। ये जो है बीएनए के, अरे जी जी, तो बीएनए का लखनऊ कार्यालय से मैं अभी इसको मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, उस प्रोग्राम को। और मुझे आप अच्छा, व्यक्तिगत रूप से जानते आए हैं कि मैं हम जुड़े रहे हैं, लेकिन मैंने कभी काम के साहब से बात नहीं किया होगा, तो आपको नहीं पता रहा कि जी मैं जी, इस कर रहा हूँ, लेकिन मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसमें थोड़ा बहुत काम करता हूँ जो कर पाता हूँ। और थैंक यू अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए। आप क्या करेंगे, ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप करेंगे, क्योंकि 12 लाख लोग जिस दिन साथ में आके कुछ भी साथ में कर लेंगे, दुनिया बदल जाएगी, इस बात का पूरा विश्वास है। और बीएनए की साइट पे हमने लिख रखा है इस बात को कि जो है, अगर सही समय पर सही मौके मिल जाए 12 लाख लोगों को, और उस हर एक शख्स को जो 12th के बाद बाहर निकल रहा है, तो दे कुड बी द बेस्ट ऑडियंस, बेस्ट टारगेट फॉर चेंजिंग द वर्ल्ड। और उस टीम के साथ में हम सब लोग लगे लगे हुए हैं, जितने भी लोग हमारी टीम में हैं, मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ। तो बहुत गर्व के साथ में कह रहा हूँ कि सर थैंक यू हम लोग का के बारे में मेंशन करने के लिए कि हमारा काम जो है ठीक है। मैं बताऊँ आपको ब्रीफली कि हमने जो है रिसेंटली अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के साथ में बात करके सरकार के साथ में काम कर रहे हैं। उसमें जो है पूरे जो है 81 स्कूल में से लोग ने एग्जाम दिया था, और उनमें से 250 लोगों का इंटरव्यू किया गया था। इंटरव्यू में जो है एक रिटायर्ड कमिश्नर साहब आए हुए थे, एक यूनिसी की मैडम आई थी, और एक मैं था इंटरव्यू पैनल में। हमने उन सबसे बात करके अभी 50 लोगों को निकाला है, जो कि मतलब एकदम डायमंड है, और उनको हम तैयार कर रहे हैं उस काम के लिए, जो काम आपने पहले कहा कि आज के 25 साल बाद क्या होगा, जब जो 50 साल पूरे होंगे उस बैचेस के। बिल्कुल बिल्कुल, तो तैयारी उसकी हो रही है। कहने में ये लोग जो है मतलब मैं इनसे कहता हूँ कि आप लॉ की तैयारी कर रहे हो, आप सबसे टॉप जो इंडिया के नहीं वर्ल्ड के जो कॉलेज हैं वहाँ की तैयारी करो, और वहाँ जाके पढ़ो, वहाँ के फाइनेंसिस का टेक केयर हम लोग करेंगे। आपको कोई चिंता नहीं करनी, बस खाली आप पढ़ाई करो और जॉब पढ़ो। जैसे कि जब वापस आओ, तो सिर्फ लॉयर ही नहीं बनना है, आपको जो बनना है, आपको आईएएस, आईपीएस, लॉयर, आपको एचआरडी मिनिस्ट्री ज्वाइन करनी है, आपको प्लानिंग कमीशन ज्वाइन करना है, आपको वुमेन कमीशन ज्वाइन करना है, आपको एचआर यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन करना है, आपको वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करना है, जहां जिस जगह जाना चाहते हो जाओ, लेकिन जो है दुनिया पर एक छाप छोड़ो, और एक बहुत बड़ी बदलाव की शुरुआत करो, उसको अंजाम दो। तो जो आपका आपका जो अभी भविष्यवाणी में कहूँगा जो थी, उसको पूरी करने के लिए एक आदमी तैयार हो रही है। मैं बहुत प्राउडली कह रहा हूँ कि ये सब बच्चे बहुत हीरे हैं, इनसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, और मैं इनसे लगा रहता हूँ। जब मैं आता हूँ कैंपस पे, जेएनवी कैंपस में, जब जहाँ काम हो रहा है, वहाँ पर मैं रात में भी जाता हूँ बात करने बच्चों से, सुबह जगाता भी हूँ 4 बजे इनको। तो और उसमें से काफ़ी लोग आपको इसमें देख भी रहे हैं, का बहुत सारे कमेंट आए उन बच्चों के जो भी घर में है लॉकडाउन की वजह से। तो मैम, जी जी। आपने लॉ की पढ़ाई की है, अगर आपको कोई मैसेज हो हमारे लॉ के बच्चों के लिए, और सर आपका भी, जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, जो सपोर्ट कर पा रहे हैं। देखिए, एक चीज है कि इंसान सुरक्षित है, वो इसलिए है क्योंकि उसे अपने रूल रेगुलेशंस कानून पता है। और लॉ इस फील्ड में नो डाउट एक आपको एक कहते हैं ना कि एक सर्टिफिकेट देता है कि हाँ आप सब कुछ जानते हैं। और जब आप अपनी सुरक्षा करते हैं, अपने अधिकारों की सुरक्षा करते हैं, तो ही आप दूसरों के लिए हेल्प कर सकते हैं।
तो लॉ इन द सेंस लॉ इज अ वेरी गुड फील्ड एंड वी शुड प्रमोट इट आल्सो। और क्योंकि लॉ ही एक ऐसा जरिया है जो कि अमेंडमेंट को भी दिखाता है कि सिचुएशंस बदल रही है। 1861 से लेके 1961 या 2061 जो भी होगा उसमें क्या-क्या चेंजेस हैं, वो कैसे चेंजेस हैं और उनमें हम क्या-क्या सुधार ला सकते हैं, वो सब करने का काम लॉ के थ्रू किया जाएगा। लॉ एक ना कह लेंगे मीडियम बनने का। तो आई थिंक कि अगर आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यू शुड गो फॉर दैट। थैंक यू सर। आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए जो आपको देख रहे हैं अभी? हाँ, मैं बीएनए के जो बच्चे हैं, सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी कि मैं जो है जान नहीं पा रहा था कि अनूप भाई आप बीएनए से जुड़े हुए हैं। मैं नहीं, बस मैंने आपको समाओ बताया नहीं उसको। था गलती मेरी है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ। तो लेकिन मतलब मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि बीएनए के माध्यम से हमारे जो भाई बहन हैं इनका भविष्य सुधारने की कोशिश की जा रही है। और इन भाई बहनों को मेरा मैसेज ये है, दोस्तों, ईमानदारी से अपना जो आप ये टास्क लेके आगे बढ़ रहे हैं इसमें अपना कंट्रीब्यूट करिए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अपने अनुभव से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग सच में इनके द्वारा दी गई सपोर्ट को आप मानेंगे। तो सपोर्ट के आधार पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से अपना गोल मिलेगा। और आने वाले समय में आप लोगों को ये कहने में बहुत प्राउड महसूस होगा कि आप बीएनए से कभी न कभी जुड़े थे और बीएनए ने आज आपको यहाँ तक पहुँचाया है। तो मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, क्या और बात साथ है। में सफल भी होना है। बहुत बढ़िया। जो आपने कहा कि ये लोग प्राउड होंगे देख करके कि इन्होंने कई पढ़ाई की बीएनए के साथ में, मुझे एक बात याद आई जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ आपकी अनुमति के साथ में, कि हम लोग चूंकि अभी एंट्री इन्होंने किया है तो हम लोग ये नहीं मानते कि सिर्फ जो है बेनिफिशियरी हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे ट्रस्टीज भी हैं, हमारे हमारे गाइड भी हैं। तो हम हर क्लास के बाद लेते हैं फीडबैक कि कहाँ पे क्या कमी रह गई, कौन से अध्यापक को दोबारा नहीं बुलाना है। तो अगर कोई अध्यापक से पहले से एमओयू साइन भी हुआ है कि आपको इतने पैसे मिलने, इतने दिन के लिए आपको पढ़ाने आना है, अगर बच्चों ने मेजॉरिटी में मना कर दिया तो वो फिर टीचर नहीं आता है। वो बैकएंड में कुछ भी हो हमारा उसका हो, लेकिन वो हमारा क्लासरूम नहीं आता है। दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि जितनी भी इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं वो इस बात को जो है इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जहाँ से मैंने पढ़ाई किया अपने टाइम में, वहाँ पे मैंने सीखा कि हम सिर्फ क्लासरूम के इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, बल्कि हम पूछा जाता था कि हमें क्या लगता है कि कौन सा आदमी पढ़ाए, कौन सा टीचर ना पढ़ाए हमको। दूसरी बात जो आपने कही कि जो है कल को याद करें कि बीएनए के साथ में कभी जुड़े थे, तो हम ये सपना देखते हैं कि हम इनका हाथ पकड़ के जिंदगी भर के साथ में रह पाएं, तो बहुत बड़ा हमारे लिए प्रिविलेज होगा, क्योंकि ये हमारे हीरे हैं, इनको हम तैयार कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि चूंकि सर इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग एबल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड गेट टू द लॉ कॉलेज एक इलाइट कैंपस है, एक इलीट जगह है जहाँ पे जजेस के, आईएएस के लोग आते हैं, बच्चे पढ़ने, सीईओज के बच्चे पढ़ने आते हैं। वहाँ पे ग्रामीण परिवेश का एक जो है बच्चा या एक बच्ची पढ़ेगी, वहाँ पे कैसे कैंपस पे सर्वाइव करेगी, उसमें क्या कठिनाई आएंगी, उसमें आपसे बेहतर कोई नहीं आता। आप दोनों ने वो जिंदगी वो फेस तय किया है। वो जो है कल्चरल इंडिफरेंस, वो एडजस्ट करना ना आना, वो अलग तरह के लोगों के साथ में कैसे संबंध बिठाना, अंग्रेजी की कमी होने के कारण कैसे चीज़ों को करना। तो हम चाहते हैं कि ना सिर्फ इंटर्न्स में तैयारी करवाएं, बल्कि हम जितने बैरियर हो सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो, फाइनेंशियल हो, कल्चरल हो, सोशल हो, ऑन कैंपस हैंड होल्डिंग हो, कॉलेज पहुंचने के बाद में, और कॉलेज के बाद में इंटर्नशिप हो सही जगह पे, सही लॉ फर्म में, और फिर करियर अपॉर्चुनिटी हो। इनफैक्ट वेरी प्राउड टू टेल यू सर, हमारे एक बैच में से एक लड़की है जिसका मन था कि एमआईटी जाकर के रिसर्च करे साइंस में। देन बात हुई, काउंसलिंग हुई, एंड सी एग्रीड टू डू ऑप्ट फॉर लॉ प्रोग्राम। अभी लॉ का हिस्सा है और वो हार्वर्ड लॉ स्कूल की तैयारी कर रही है। तो और मुझे पूरा विश्वास है नवरिया मैडम और दिलराज जी, आप लोगों की मदद से हम इस काम को ना सिर्फ कर पाएंगे और बड़े तरीके से कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, आप दोनों लोगों को इतना टाइम दिया, इतनी बातें की, और 1.5 घंटे होने वाले हैं, टाइम पता नहीं चला कब बीत गया। इतनी खुशी हो रही है, और बिल्कुल भी इस पूरे कन्वर्सेशन में कोई बात ऐसी नहीं हुई जो कि ऐसी कोई हो जिसमें कुछ जो है थ्रस्ट हो, कुछ प्रयास करना पड़ रहा हो। सारी बातें मतलब बहुत ही नेचुरल फ्लो में हो पाई, और आप लोग इतनी दूर अपने बच्चों से दूर रहे, हमारे साथ बात किया, हमारे इतनी ऑडियंसेस ने आपको देखा है। 1.5 घंटे बाद भी 43 लोग इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाकी स्क्रीन पे और भी लोग देख रहे हैं। बहुत प्राउड हूँ मैं कि हम ये सब कर पा रहे हैं, और बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उन सब के लिए जो लोग अलग अलग चीजें कह रहे हैं और देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। उनका नाम लेना क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है।
किसी का सवाल है तो लास्ट में पूछ सकते हैं, हम लास्ट 2 मिनट में वाइंड अप करेंगे। मैं आपको पर्सनली थैंक यू बोलता हूँ, जो है आपने टाइम दिया, और व्यक्तिगत रूप से मैं आपको जानता रहा हूँ, लेकिन हमने प्रोफेशनली बातचीत नहीं की है, लेकिन जो है हम लोग टच में रहेंगे, संपर्क में रहेंगे। और मैम आपकी जो कहानी थी शुरुआती स्तर की, और आपने किस तरीके से अपने घर वालों को बोला कि मुझे पढ़ने दो, मुझे याद है जब मेरे बात आपसे हो रही थी आपने बताया था, तो किस तरीके से आपने एक एक कदम करके आप जो है वहां से उठ करके यहाँ तक आ गई, और अभी आपको एक अच्छी टीम मिली है अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अपने कार्यालय में, और आप दोनों को एक अच्छा स्पाउस मिला है एक दूसरे को। तो जो है, जो आपने सच में कहा था कि अगर आप किसी चीज को दिल से पाने की कोशिश करो तो सारी कायनात उससे मिलाने के लिए जुट जाती है। ये मैसेज आज का हम सबके लिए है। कोई अगर अनूप, एक चीज और मैं कहूंगी, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सबको, कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अगर शिखर पे पहुंचना है तो आपको सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ेंगी। आप कोई लिफ्ट लेंगे तो वो लिफ्ट कभी भी कच्चा दे सकती है। आपको सीढ़ियां ही बनानी है, आपको सीढ़ियां ही चढ़नी है। इनडायरेक्टली सीढ़ियां हो गई, डायरेक्टली ये कि आपको फुल्ली मतलब तैयारी करनी है। कहते हैं ना कि मिडनाइट ऑयल बंद करना, वो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपको शिखर मिलेगा। तो हमेशा मेहनत करिए, मेहनत से मत कतराइए। आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी, नो डाउट। संस्कारी सवाल जो पूछ रहे थे आपकी कैसे तैयारी करनी है, आई थिंक ये जो है सबसे ओवरआर्चिंग फॉर्मूला है जो मैम ने बताया है कि मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ेगा। आई एग्री मैडम, हम सब ने बहुत मेहनत करके चीज़ों को पाया है, और मैं चाहता हूँ कहना, मेरे अंदर से बात निकल रही इसलिए कि हम लोग जिन्होंने बहुत ही जो है नीचे से शुरुआत की अपनी यात्रा की, जिनका एक बैकग्राउंड और सपोर्ट और बेस नहीं है, उनको अगर अपनी बैरियर्स को तोड़ करके अगर सारे क्लासेस को तोड़ के आगे निकलना है तो पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है। बिल्कुल। थैंक यू मैम ये बोलने के लिए और ये बात कहने के लिए। हमारे सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं, हमारे सारे मेंटी, हमारे सारे फ्रेंड्स देख रहे हैं, उन सबको मैं कहता हूँ कि आप प्लीज़ बहुत मेहनत करिए, और इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं होगी अगर हम में से किसी तीनों को हम देखेंगे कि हमारे से आप टच में थे और आप आगे निकल गए हमारी बात सुनने के बाद में। मुझे व्यक्तिगत रूप से काफ़ी फ़ायदा मिला आपकी टॉक शो से, आपकी बातचीत से, और लॉकडाउन के बाद में मैं छत्तीसगढ़ आता हूँ। श्योर, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। लेकिन आप दोनों में से कौन ले रहा है जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के 3600 गढ़ों में घुमाने का मुझे? ठीक है, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ आपको 36 गढ़ों में घुमाने की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम आप भी चलिएगा हमारे साथ? मैं टाइम नहीं निकाल पाऊंगी, मैं इसीलिए चुप रही, बच्चे छोटे हैं। नहीं, अब मैं लाइटर नोट पे बोल रहा था, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। एक और कठिन बात है कि आप 8 से 10 बजे के बीच में शनिवार की रात में हमारे साथ में हैं। तो ये बहुत बड़ा त्याग है हम सबके भले के लिए, तो थैंक यू बोल रहा हूँ आपको अलग से दोबारा में। सर मैं आता हूँ, फिर आपके साथ चलता हूँ घूमने के लिए, और फिर बात करता हूँ आपसे इसके बारे में कि बीएनए को आप क्या दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं लगातार लोगों के, और 1.5 घंटे बाद भी हमें इतने लोग देख रहे हैं। बंद करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी अनुमति से मैं चाहूंगा कि हम लोग से वाइंड अप करें अगर तो। बिल्कुल। कोई कंक्लूडिंग रिमार्क है आपके पास हम सबके लिए, जो आपका आज का अनुभव रहा किसी भी एस्पेक्ट में? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा बंद करने का मन नहीं कर रहा है। कोई सवाल नहीं है, सारे सवाल हो गए हैं, और जो बातें रही हैं उनको तो करने के लिए 2 घंटे और चाहिए, लेकिन अभी मैं बंद करने का मन नहीं कर रहा है कि बाद एक लोग कमेंट कर रहे हैं, और मैं खुश हूँ कि मैं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है, डीपली मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ। तो कुछ कहिए आप, थोड़ा सा 2 मिनट और हम आपके साथ रहना चाहते हैं। अनूप, यही है कि आज हम अगर किसी के लिए भी, इवन जो जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर एक सिंगल पर्सन भी हमसे इंस्पायर होता है और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करता है, तो मुझे लगता है कि हम जो आज बैठे हैं साथ में और बात कर रहे हैं वो फ्रूटफुल है। इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि हमारे छोटे भाई बहन जो भी हैं, परेशानियां सबकी लाइफ में हैं। ये नहीं है कि नौकरी लगने के बाद परेशानियां खत्म है, उसके बाद अपनी तरीके की परेशानियां आती हैं, बट बिफोर सर्विस जो भी परेशानियां हैं सभी की कुछ ना कुछ, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, आती ही रहती हैं। परेशानी से घबराए नहीं, अपने मोटो को, एक गोल को सामने रखें और बस अर्जुन की तरह रहना है।
अर्जुन की तरह बस हमें वो चिड़िया की आंख देखनी है, हमें अपना वो गोल नहीं छोड़ना है कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, बस उसी को ध्यान में रखें। और हमारी बातों से अगर कुछ फायदा ले सके तो इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। और मैं सभी के लिए विशेष करूंगी, जितने भी छोटे भाई बहन हैं, कि बी मोटिवेटेड, अच्छे लोगों से मिलिए, क्योंकि क्या होता है ना, ग्लास हमें आधा भरा दिखता है पानी से, लेकिन आधा वो पानी के साथ साथ हवा से भी भरा होता है, ग्लास खाली नहीं होता है, उसमें हवा होती है। ये हमारे देखने का नजरिया है। तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेंगे तो मोटिवेशन ज्यादा अच्छे से मिलेगा और हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और अपने गोल को ले पाएंगे। और आई विश कि हम लोगों का जो बात हमने जो करी वो लोगों को मोटिवेट करें और जीवन में आगे बढ़ाएं। मैं प्लीजेंटली सरप्राइज हूँ सर आपकी बातों से दिलराज जी, कि आपने बेने को अच्छा भी कहा और आपने मुझे पहचाना भी नहीं कि मैं बेने साहब पे काम करता हूँ। तो लेकिन अब मैं, कोई मैसेज है क्या हमारे लिए जो मैं पहुंचा दूं अपनी टीम के पास, बीएनए को और क्या हम अच्छा कर सकते हैं या और किन क्षेत्रों में काम करना चाहिए? बीएनए का मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अभी कमी भी नहीं बहुत आपके सारे अंदर किन चीजों में? हाँ, मतलब ठीक है, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं और मतलब स्पेशली जो है डेप्राइव्ड जो सेक्शन है उसके लिए काफ़ी मदद बीएनए के माध्यम से मिल रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इतना एस्टेब्लिश्ड एक प्लेटफॉर्म है बीएनए का, इनको आगे आके दूसरे राज्यों में भी, और जस्ट एजुकेशन में नहीं, और भी मतलब थोड़ा सा जैसे थोड़ा नेटवर्किंग बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ये लोग आगे बढ़ सकते हैं, है ना। आप संपर्क में रहेंगे तो जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसीज निकलती हैं, उसके लिए भी मतलब आपका रिक्रूटमेंट जो है एक सेल वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। और ऐसे हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं जो अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज रहते हैं, उनको भी ये लोग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा खुद का ये मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। एक हमारी डेस्टिनी है जिसके साथ हम इस दुनिया में आते हैं, और इस दुनिया में रहते रहते ही जितनी हमारी डेस्टिनी में है उतना हमको जरूर मिलता है। तो मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा सा जो है इस चीज में भी हम लोग इसके बीएनए के माध्यम से जो है आगे बढ़ सकते हैं। मैं बोलता हूँ इस बात को अपने टीम को, और अगर हम इमीडिएटली कुछ कर पाए छत्तीसगढ़ में तो बहुत खुशी होगी। और आई वुड लव टू काइंड ऑफ प्ले दैट रोल कि मैं वहाँ के आके कुछ अगर कर पाऊँ आपकी मदद से, आपके वहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ में नवोदय के अलुमनाई के लिए, नवोदय के बच्चों के लिए खासकर। तो आई विल बी इन टच विद यू ऑन दैट पॉइंट। और ये जो है अभी भी कमेंट्स आ रहे हो, मेरा बिल्कुल मन नहीं करा बंद करने का, बट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप खाना खाना है, आपके बच्चे आपका वेट कर रहे होंगे, तो मैं काफ़ी जो है गिल्टी फील करूँगा बाद में अगर बहुत देर दूर रखा माँ को बच्चों से। तो तब एक रोहित का मैं देखा, रोहित पूछ रहे हैं कि सरकारी नौकरी अच्छी है या केवल समाज सेवा। जी जी जी। है ना, तो इस पे मैं है ना अपने कॉलेज डेज की एक बात बताता हूँ कि हमारे कुछ अच्छे फ्रेंड्स थे, बैचमेट्स जो थे, तो ऐसी एक बात हुई कि भाई मतलब कि हमें जैसे इसी प्रश्न से जुड़ी हुई चीज़ है कि हमें आगे कैसे करना है। तो मैं रोहित को ये बोलना चाहूँगा कि रोहित, अभी आप एक बीज हो, बीज को अंकुरित होना है। जमीन के बाहर 1% रहता है, मतलब 1 पार्ट रहता है, और जमीन के नीचे उसका 10 पार्ट रहता है। और जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी तब आपका जमीन के ऊपर का जो पार्ट है वो ऑटोमेटिक मजबूत होगा। तो मुझे ये कहना है कि समाज सेवा आप तभी कर पाओगे, खुश होकर जब कर पाओगे जब आपका जो है पेट भरा होगा, है ना। तो आपको पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा रोजगार की जरूरत है, इसमें खुद का, खुद के परिवार का आप पालन कर सको। तो सबसे पहले है कि आप एक एस्टेब्लिश्ड पेड़ बनो, और जब उस पर फल आएंगे तो अपने आप उन फलों को लेने के लिए बहुत सारे लोग आपके पास आ जाएंगे। क्या बात है, बहुत बहुत मीठा जवाब है, कि अपने को लायक बनाना है, फिर चीज़ें हम लोग आगे बड़े स्तर पर कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब जो है एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन आप लोगों का पर्सनालिटीज का है।
सोशल वर्क में मुझे याद आ रहा है कि जो चीज़ आप सोचते हैं कि करना चाहिए, वो चीज़ मैम भी सोचती हैं और आप लोग मिलके उसको बड़ा कर पाते हैं। तो एक मैसेज है कि हम जब भी अपने जीवन साथी की तलाश में जो लोग हैं जिस उस प्रक्रिया में, अगर हम उस मैच को ढूँढ पाएँ कि हमारे फ्रीक्वेंसी मैच करती हो, कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी वैल्यू सिस्टम क्या है, तो काफ़ी मदद मिलती है बाद में। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर मैम और सर के बीच में होता है। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है और जो है आईवीएश की आई एम श्योर ऐसा आगे रहेगा इतनी समझदारी के बाद में, इतने सालों साथ में रहने के बाद में, अगर ऐसा है। अगर आपस में पैसे की बात नहीं हुई थी पहले तो तो लेकिन ये है कि आगे क्या योजना है आप लोगों की? जो है भविष्य में नौकरी के बाद में, चूँकि रोहित ने जो कहा उसके बारे में मैं सोचना चाह रहा हूँ कि कई बारी नौकरी ना इम्पोर्टेंट है, मगर एक समय के बाद में आप समाज सेवा फुल टाइम कर सकते हैं। तो आपकी नौकरी जब खत्म होगी, उसके पहले या फिर खत्म होने तक वेट करने के बाद क्या योजना है फ्यूचर में आपकी? क्या एम्बिशंस या एस्पायरेशंस आप लोगों के पर्सनल या कलेक्टिव हैं दोनों के? इस बात पे हम लोग अक्सर बात करते हैं कि वही रिटायरमेंट प्लान क्या है हमारा, उसके बाद हम क्या करेंगे। तो दोनों का एक मत यही रहता है कि रिटायरमेंट के बाद जो इतना सर्विस में और इतनी लाइफ में हमें एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस का फायदा यदि किसी को हमसे लेना है तो हम उसी तरह जो है उनको फायदा पहुंचाएंगे, है ना। आपने कई बार टॉक्स के माध्यम से, कई बार मोटिवेशन के माध्यम से, कई बार काउंसलिंग के माध्यम से, और एक हम लोगों का प्लान है कि आगे जाके जो है बालिकाओं के लिए, अनाथ अनाथ बालिकाओं के लिए हम लोग जरूर मतलब मिलके कुछ ऐसा करेंगे कि उनको हम लोग पेरेंट्स के रूप में मिल सकें, और वो हमारी जो बेटियां हैं, है ना, वो आगे जाके जो है अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छा अपना जो है लाइफ में सेटल हो सके, ऐसा हमारा है। और जो हमारे फील्ड हैं इससे भी, जैसे वो फाइनेंस से हैं, मैं फॉरेस्ट से हूँ, इससे भी यदि किसी आम नागरिक को हमसे कोई फायदा पहुंच सकता है तो हम आगे यही सोचते हैं कि हम बैठेंगे नहीं, हमेशा जो है चलते रहेंगे, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक चलते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। ये कामना है मेरी कि आपको वो लोग अट्रैक्ट हों आपसे जिनको ज़रूरत है उस समय में, जब आप करने लायक जब आप वो समय आएगा और इस काम को आप वास्तव में कर पाएँ, चूँकि बहुत ज़रूरत है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इश्यूज़ होते हैं, और अगर उस टाइम हम मिल जाएँ उनको, और आई एम श्योर वो आपका जो मन है करने का वो इसलिए है क्योंकि आपके टाइम लोगों ने आपको सपोर्ट किया है। खासकर मैम की बात मैं कर रहा हूँ कि ये जो कई बारी जर्नी होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरा है कि मैं गरीब होने के नाते, बल्कि मतलब हम्बल बिगिनिंग होने के नाते कई बारी काम करने में मज़ा आता है। देख पाता हूँ मैं और लोगों में अपना वो रूप, कि वो टाइम जब लोगों ने सपोर्ट किया, जब लोगों ने कंधा दिया, जब लोगों ने हाथ पकड़ा, अगर हम उनके लिए, किसी के लिए वो चीज़ बन पाएँ, तो वो सही मायने में होगा कि हम थोड़ा-सा गिव बैक तो करना डिफिकल्ट होता है। आप कुछ कह रही हैं मैम? पे बैक टू सोसाइटी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। गिविंग बैक, पेइंग बैक सोसाइटी को जो है। तो नारायण पालीवाल जी का सवाल लेना चाहते हैं दिलराज जी, स्क्रीन पर प्ले कर रहा है अभी। हाँ, वो लाइब्रेरी साइंस के बारे में पूछना चाह रहे हैं। तो मेरा नारायण पालीवाल जी के लिए ये कहना है कि भाई आप 12वीं के बाद, है ना, लाइब्रेरियन से रिलेटेड कुछ कोर्सेज होते हैं, तो आप जरूर जो है ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं या डिप्लोमा भी कर सकते हैं। और इसके बाद बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ वैकेंसी निकलती हैं, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट जो हमारे स्कूल कॉलेजेस रहते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी जो विद्या का मंदिर होता है वो तो हर विद्यालय में आपको मिलेगा, तो वहाँ जरूर इस फील्ड में जो है आपका करियर है और बिल्कुल आपको ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छा मतलब ये जो है करियर ऑप्शन है कि आप किताबों के बीच में रहेंगे, किताबें खुद भी पढ़ेंगे, और जो भी उस कमरे में घुस गया वो वहां से ज्ञान लेके ही बाहर निकलेगा। क्या बात है, क्या बात है। नारायण जी ने और भी लिखा था कि मैं लाइब्रेरी साइंस फील्ड से हूँ और मेरा फॉरेन में करियर क्या हो सकता है। तो मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ जो है आपकी अनुमति के साथ में, कि जो है आजकल में जो तब्दीली आई है, जो है पुस्तकालय के मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, हमारे टाइम में था नवोदय में जो है अभी भी है कि मतलब वो अक्षर के नाम लिख रहे थे, ए से ई तक इस अलमारी में किताबें लिखी हैं। आजकल तब्दीली लाइब्रेरी साइंस में आई है कि मतलब जो है उनको सब टेक्निकल करके कंप्यूटर में कर दिया गया है। आप नाम सर्च करिए, आपको पता है कि हाँ जो है फला नंबर अलमारी में रखा हुआ है।
तो वो हुआ है। और जो है कई बार ऐसा होता है जो है कि उन किताबों को का पीडीएफ फॉर्म में रखा होता है। जो लोग लाइब्रेरी में आके फिजिकल कॉपी नहीं ले सकते, दूर हैं लाइब्रेरी से, मगर लाइब्रेरी के मेंबर हैं, वो ले सकते हैं। और ये खासकर जो है यूनाइटेड स्टेट्स में चल रहा है। और जो भारत में यूएस की एम्बेसीज हैं, अमेरिकन सेंटर बोलते हैं उनको, वहाँ पर भी ऐसी लाइब्रेरी आपको मिलेंगे। दिल्ली में सीपी में, कनॉट प्लेस में है। तो पालीवाल जी, मैं आपसे कहूँगा कि आप इंटरनेट रिसर्च करिए, और अगर नहीं हो पाए तो ठीक आपका फ्यूचर में जो आप पूछ रहे हैं फॉरेन के लिए, आप मुझे मैसेज करिए फेसबुक पे, मैं आपका सपोर्ट करूँगा जितना कर सकता हूँ। दिनेश जी कह रहे हैं बहुत ही सकारात्मक विचार, थैंक यू सो मच। रविकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद सर मार्गदर्शन के लिए, थैंक यू। अभी भी सर जो है हमारे ऑडिशंस कम नहीं हुए हैं जो है, और लगातार जो है कमेंट्स आ रहे हैं। मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा, नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। आपको डिनर करना है, मैं आपको डिनर के साथ से दूर नहीं रखूँगा बहुत देर तक, और बच्चों से दूर भी। तो सर थैंक यू अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ढूंढ रहा हूँ दिमाग में मेरे क्या आएगा तो मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा बंद करने का, बट आई विल हैव टू साइन इट ऑफ, मुझे बंद करना पड़ेगा। तो मैं सबको थैंक यू बोल रहा हूँ वॉच करने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि हम हर हफ्ते 8 से 9 किसी नए शख्सियत के साथ में आएंगे। इसी पेज पर 8 से 9 बने रहेंगे, और इसका मकसद ये है कि जिन लोगों ने पहले से वो यात्रा तय कर ली है जो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, उनको सुन करके, जान करके, देख करके हमारी वो जो इरादे हैं और मजबूत हों, और अपनी ज़िंदगी में हम मरने के पहले जितनी पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं हैं, उन सबको टैप करें और हाईएस्ट पोटेंशियल को टैप करें। मैं बताना चाहता हूँ कि सर जो है दिलराज जी जो हैं, उन्होंने जो है अपनी जो फॉरेस्ट्री कॉलेज है पंतनगर यूनिवर्सिटी का, वहाँ से सिर्फ एक है जो IFS हैं। तो कहीं ना कहीं जो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टैप टू बेस्ट पोटेंशियल। करने को तो हर आदमी कर रहा है और कर सकता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में हमने एक बार यहाँ पर आए हैं, और हम जो कुछ कर सकते हैं अपने फ्यूचर एडवांसमेंट के लिए, वो करना इम्पोर्टेंट है। वो करने के बाद में हम अपने पर एहसान नहीं करते, बल्कि समाज के लिए हम और जो है उपयोगी बन जाते हैं। हम जहाँ जहाँ चाहें चीज़ों को सिखा सकते हैं, दे सकते हैं। काबिल बनने के बाद में आप अच्छे समाज का एक अच्छा एक ईंट बनते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी कंक्लूडिंग मार्क के साथ में मैम की बात को मैं आप सबको दिलाता हूँ याद कि मिडनाइट ऑयल बर्न करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मुझे पसंद है, इसलिए मैंने दोबारा बोला है। और आप दोनों की स्माइल मुझे बहुत पसंद है, और आई एम श्योर और लोगों को भी पसंद आया होगा। दिलराज जी, थैंक यू फॉर बीइंग वेरी फ्रैंक एंड लाइट एंड बीइंग अवेलेबल फॉर अस ऑल द टाइम व्हेन आई नीडेड यू। जब आपने प्रीवियस टाइम में बात किया, बहुत सारा टाइम दिया, आज हमारे साथ रहे। मैम थैंक यू सो मच, इतना क्विक नोटिस के बाद में भी आप आ सकी। आप दोनों को थैंक यू बोल रहा हूँ मैं। सबको नमस्ते बोल रहा हूँ जो देख रहे थे, और हम अगले शनिवार को 8 बजे मिलेंगे। और मैं जो है इसको साइन ऑफ कर रहा हूँ। मैम मैं आपके संपर्क में रहूँगा, सर आपसे मैं संपर्क में रहूँगा। गुड नाइट। जो है आप लोग खाना खाइएगा। सब लोगों को गुड नाइट। गुड नाइट। अनूप मौर्य साइनिंग ऑफ विद दिलराज प्रभाकर जी एंड विमला मैम।